हेलो एवरीवन। हम लोग अपनी एनसीईआरटी प्लस की सीरीज में जो आज हमारा लेक्चर 4 है उसको करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर 3 था जिसमें हम लोगों ने नेशनल इनकम अकाउंटिंग के कुछ बेसिक चीज़ों को जो सेकंड ये हमारा नेशनल इनकम अकाउंटिंग का थर्ड लेक्चर होगा। ओके, जो फर्स्ट लेक्चर था इस सीरीज में इट वाज अबाउट चैप्टर 1 ऑफ द एनसीईआरटी जो हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स जो क्लास 12 की एनसीईआरटी है। वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड ऐसे भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना इकोनॉमी के उसको कवर करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एज वी नो एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, सो एंड इसमें हम लोगों ने चैप्टर 1 को कंप्लीट किया था फर्स्ट लेक्चर में, विच वाज अबाउट इंट्रोडक्शन टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर चैप्टर 2, 3 एंड आज का 4 में कुछ बेसिक चीजें हैं, कुछ बच गया है नेशनल इनकम अकाउंटिंग का, इसको आज हम लोग कवर कर लेंगे। दिस इज द एनसीईआरटी प्लस की सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट। आई एश्योर यू कि जो भी चीजें कवर हो रही है वो डेप्थ में कवर हो रही है। एनसीईआरटी प्लस इसलिए नाम दिया गया कि चीजें डेप्थ में कवर हो एंड ब्रॉड कवरेज हो सके। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज मी, माय नेम इज अनवर हुसैन एंड मैं इकोनॉमी आपकी यहाँ पे ले रहा हूँ। ओके, सो यस लेट्स गेट स्टार्टेड। जो हमारा आज का टॉपिक है, कल की कुछ बेसिक चीजें थी उसको हम लोग एक बार फिर से जो है रिवाइज कर लेंगे एंड देन स्टार्ट करेंगे। ओके, सो कुछ बेसिक चीजों से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यस लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो लेट मी चेंज द पेन। यस, ओके, ठीक है। सो हम लोग कुछ चीज देख रहे थे। लेट्स सपोज कि हम लोग जीडीपी की बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने देखा था कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी इज अबाउट द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, ये थर्ड वर्ड है, प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके, सो ये चार चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉनेटरी वैल्यू का क्या मतलब है कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज, वो गुड या सर्विसेज की बात होगी जिसकी मॉनेटरी वैल्यू लगाई जा सके, जिसको आप मनी के टर्म्स में जो है कैलकुलेट कर सको, उसका आकलन लगा सको। ओके, तो उसी वैसे ही गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो लेट्स सपोज कि अगर बात करते हैं कि योर मदर कुक्स फॉर यू, जो आपकी मॉम है ना वो आपके लिए कुक करती है, ठीक है, तो क्या आप उसके लिए मॉम को अपने पैसे देते हो? नहीं देते। लाइक नॉट जस्ट शी कुक्स, शी टेक्स केयर ऑफ द एंटायर हाउस होल्ड, विच इज अ वेरी टैक्सिंग जॉब। ओके, विच इज अ वेरी टैक्सिंग जॉब, बहुत बहुत उसमें मेहनत लगता है, बट द मदर इज नॉट गेट पेड फॉर इट। ओके, सो दैट इज द केस। तो हम लोग उसकी मॉनेटरी वैल्यू को क्या, ये जो सर्विस है, ये जो केयर सर्विस है एक तरीके का, क्या है, केयर सर्विस है। ओके, तो क्या इस केयर सर्विस की हम लोग कोई मॉनेटरी वैल्यू लगा सकते हैं? क्या नहीं लगाते हैं। देयरफॉर वो चीज इसमें जो है कैलकुलेट नहीं की जाएगी। देयरफॉर जीडीपी का क्या होता है, इस तरीके से अंडर एस्टिमेशन होता है। लेट्स सपोज कि अगर हम लोग मदर की सर्विस को मॉनेटरी वैल्यूज में कर पाते हैं, अगर कैलकुलेट कर पाते हैं, तो जीडीपी का जो एक्चुअल फिगर होता वो क्या होता, वो अभी जो फिगर है, लेट्स सपोज कि अभी का फिगर $4 ट्रिलियन का है, तो उससे तो बहुत ज्यादा होता, उससे ज्यादा होता ऑब्वियसली। ठीक है, सो जिन चीजों को हम लोग मॉनेटरी वैल्यू में कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं वो क्या है, एक तरीके से वो हमारी जीडीपी को जो है ना एक तरीके से क्या कर रहा है, एक डेप्रिशिएटेड फिगर दिखा रहा है, एक जो है एक कम फिगर दिखा रहा है एक्चुअली में। ओके, डिवैल्यूड फिगर दिखा रहा है एक तरीके से। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग। ओके, सेकंड थिंग हम लोगों ने बात किया था कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात होती है, इंटरमीडिएट गुड्स की बात नहीं करते हम लोग। क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट गुड ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में, जो है फाइनल गुड में जो है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है इंटरमीडिएट गुड। तो अगर हम लोग इंटरमीडिएट गुड को भी इंक्लूड कर लेंगे तो क्या प्रॉब्लम, मैंने बताया था कि उसे प्रॉब्लम क्या होगा, डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, ठीक है, इन चीजों पे हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर्स में बहुत डिटेल में बात किया, इसलिए अभी हम लोग थोड़े इस पे फास्ट जा रहे हैं रिवीजन की तरह। ओके, और हम लोगों ने क्या बात किया था, थर्ड थिंग, फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, इट इज प्रोडक्शन। तो लेट्स सपोज कि एक कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ठीक है, ये क्या बना रही है, लेट्स सपोज सोप बना रही है, सोप बना रही है, ठीक है, तो इसने कितने पीसेस सोप बनाए, इसने प्रोड्यूस किया, ठीक है, 100 पीसेस को प्रोड्यूस किया, प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्शन कितना किया, 100 पीसेस का किया। अच्छा, 80 जो है वो सेल हो गया। अब सेल होगा तो ही जो एचयूएल है वो रेवेन्यू कमा पाएगी, ठीक है, एंड 20 पीसेस जो है ना वो बच गए, तो वो क्या है, वो आपकी वो जो एचयूएल की इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है, वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री की तरह पड़ा हुआ है। तो हम लोग किस फिगर को काउंट करेंगे, हम लोग 80 को करेंगे
ठीक है, 20 को करेंगे या फिर 100 को करेंगे, तो हम लोग किसको करेंगे, 100 को करेंगे। वेदर सेल हुआ है या नहीं हुआ है उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज जीडीपी इज अबाउट प्रोडक्शन, इट इज अबाउट प्रोडक्शन, नॉट अबाउट सेल और इन्वेंट्री एनीथिंग। ओके, अच्छे से बात किया था हम लोगों ने लास्ट टाइम इसके बारे में, एंड टेरिटरी के भी बारे में बात किया था। इट इज नॉट द पॉलिटिकल टेरिटरी, नॉट जस्ट दी पॉलिटिकल टेरिटरी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो नहीं है। टेरिटरी यहाँ पे जो इंडिया का, जो नॉर्मली हम लोग इंडिया समझते हैं, एक रफ फिगर बना रहा हूं मैं। ओके, सॉरी सॉरी। ओके, तो ये तो जो हमारे इंडिया है वो तो है ही, प्लस कुछ और चीजें होती है। लेट्स सपोज की जो एम्बेसी है, एम्बेसी ऑफ द इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, तो जो हमारा जो दूतावास है, जो हमारी एम्बेसी है इंडिया की यूएस में, जो एम्बेसी है हमारी, वो किसकी टेरिटरी कंसीडर की जाएगी, वो जो है इंडिया की टेरिटरी कंसीडर की जाएगी। तो एम्बेसी ऑफ इंडिया अब्रॉड। ओके, ठीक है, एंड एम्बेसी कहते हैं या फिर हाई कमीशन कहते हैं। अगर हम लोग कॉमनवेल्थ कंट्रीज की बात करते हैं तो वहां पे जो हमारी एम्बेसी होती है उसको हम लोग हाई कमीशन कहते हैं। ठीक है, ओके, इसके अलावा क्या होता है, जो भी ईजेड में फॉल करता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की हम लोगों ने लास्ट टाइम बात किया था। ईजेड क्या होता है कि लेट्स सपोज कि ये जो है ये लैंड का एरिया है, एंड डीमार्केट किया गया है कि ये बेस लाइन है। बेस लाइन क्या है, जहां पर से हम लोग मानते हैं कि अब जो यहाँ से जो है सी को कंसिडर करना चालू करते हैं, तो इस तरफ क्या है, लैंड है, इस तरफ क्या है, सी है। ठीक है, तो जो ये बेस लाइन है यहां से जो 200 नॉटिकल माइल्स तक आएगा, जो 200 नॉटिकल माइल्स का एरिया होगा, इस बीच में, इस वाटर में या वाटर के अंदर जो भी प्रोडक्शन होगा ना, वो किसका, वो प्रोडक्शन किसकी जीडीपी में कैलकुलेट किया जाएगा, वो इंडिया की जीडीपी में कैलकुलेट किया जाएगा। ओके, सो दिस इज दी 4 वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। किसकी बात कर रहे थे हम लोग जीडीपी में, सो द मॉनेटरी वैल्यू, जिसकी वैल्यू लगाई जा सके, प्लस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को नहीं कंसिडर करते हैं। क्यों, क्योंकि डबल जो है डबल काउंटिंग हो जाएगा। थर्ड चीज, हम लोग प्रोडक्शन की बात करते हैं, सेल की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्शन हुआ है, द मोमेंट प्रोडक्शन हुआ हम लोग उसको जीडीपी में कंसिडर करेंगे, वेदर सेल हुआ या नहीं हुआ। एंड द फोर्थ थिंग इज अबाउट द टेरिटरी ऑफ द कंट्री। ओके, तो टेरिटरी नॉट जस्ट द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री। ओके, इसके अलावा जो एम्बेसी है इंडिया के अब्रॉड में, वो सारा, एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यूएन क्लॉज इसको डिफाइन करता है, यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। ये ट्रीटी लाइक ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रीटी, ऐसे यूपीएससी में प्रीलिम्स में बहुत मल्टीपल टाइम्स ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, सो बेस लाइन जो होता है, बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है उसको हम लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। एज द नेम सजेस्ट, एक्सक्लूसिव राइट है किस चीज का, इकोनॉमिक राइट है उस कंट्री का। हाँ, अगर इंडिया के बेस लाइन से बात किया जा रहा है तो इंडिया का एक्सक्लूसिव राइट है किस फील्ड में, इकोनॉमिक फील्ड में, नॉट एवरीथिंग। जब हम लोग कभी अगर यूएन क्लॉज को डील करेंगे तो और भी चीजों को इसमें जो है समझने की कोशिश करेंगे। ओके, ठीक है, ओके, तो ये बेसिक जीडीपी के बारे में था। एंड और हम लोगों ने कुछ कुछ चीजों पे बात करते हैं कि हम लोग अभी एचयूएल की बात कर रहे थे। ठीक, लोग बात कर रहे थे एचयूएल, ये कंपनी है। ओके, इस कंपनी को क्या करना है, इस कंपनी को सोप प्रोड्यूस करना है। ठीक है, अगर इसको सोप प्रोड्यूस करना है तो इसको नेचुरल रिसोर्स लगेगा, इसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स क्या लगेगा, कि लेट्स सपोज की केमिकल्स लगेगा। ठीक है, केमिकल कहाँ से आएगा, वो पेट्रोकेमिकल्स, वो जो पेट्रोकेमिकल क्रूड ऑयल जो है, क्रूड ऑयल से आता है। ठीक है, क्रूड ऑयल क्या है, नेचुरल रिसोर्स में हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर 2 ऑफ द इकोनॉमी, जब हम लोग कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बहुत अच्छे से समझा था कि इट इज नॉट जस्ट द लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इट इज द नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, एंड क्या होता है नेचुरल रिसोर्स, अच्छे से डील किया था। ओके, उसके अलावा क्या लगेगा, कुछ लेबर लगेगा सोप को बनाने में, उसके अलावा क्या लगेगा, कुछ मशीनरी, टूल्स, ये सब लगेगा जिसको हम लोग कैपिटल कहते हैं, एंड एक बिजनेसमैन लगेगा जिसकी कंपनी है, एचयूएल जिसकी कंपनी है, वो लगेगा। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग, हर चीज के करस्पॉन्डिंग क्या होता था, फैक्टर इनकम होता था। तो जो नेचुरल रिसोर्स के करस्पॉन्डिंग है इनकम है उसको हम लोग रेंट कहते हैं, लेबर के करस्पॉन्डिंग जो है उसको हम लोग वेजेस कहेंगे। ठीक है, कैपिटल के जो करस्पॉन्डिंग है उसको हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं। ओके, एंड एंटरप्रेन्योर जो लेकर के जाते हैं अपने घर, दैट इज प्रॉफिट। ओके, तो व्हाट इज दिस, इस सोप को एक्चुअली में प्रोड्यूस करने में क्या लगा था, तो इस सोप को प्रोड्यूस करने में ये लगा था। ओके, ये रेंट प्लस वेज प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट लगा था, ये एक्चुअल में जो है सोप का कॉस्ट है। एक्चुअल में लगा क्या सोप को प्रोड्यूस करने में, तो लगा रेंट प्लस वेज एंड प्लस क्या लगा, इंटरेस्ट। ये तो सोप के प्रोडक्शन में लगा, प्लस जो बिजनेसमैन था उसने बोला कि लेट्स सपोज कि इसमें ना 100 रुपीज लगा, बिजनेसमैन बोलेगा कि मैं अपने प्रॉफिट इस पर 20 रुपीज का रखूंगा। ओके, 20% का मार्जिन रखूंगा, तो एक्चुअल में कितना हुआ, इस सोप का कॉस्ट कितना हुआ, 120 रुपीज। दिस इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट, दिस इज कॉल्ड व्हाट, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को
फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो भी है, नेचुरल रिसोर्स, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर को जितना खर्चा बैठा उनको देने में जितना लगा उसको हम लोग फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। ओके, अब ये तो बस सोप बनाने के लिए क्या लगा, बट इस फैक्ट्री को यहाँ पे खड़ा करने के लिए लेट्स सपोज कि लैंड एक्वायर करना पड़ा होगा। लैंड एक्वायर करने के लिए आपको क्या लगा होगा, तो स्टाम्प ड्यूटी देना पड़ा होगा। और क्या होगा कि लेट्स सपोज कि जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट से खरीदना पड़ा होगा, कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसके लिए भी कुछ टैक्स लगा होगा। ओके, बट हर एक जो गवर्नमेंट है ना, लेट मी रब इट। ओके, ठीक है, सो ओके, यस, तो जो गवर्नमेंट है वो क्या कह रही है, यस, जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि लेट्स सपोज कि बिहार एक स्टेट है। ठीक है, हम लोगों ने बिहार का बात किया कि ये जो है इंडस्ट्रियली वेरी लेस डेवलप्ड स्टेट है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इंडस्ट्री को लाना है तो जो गवर्नमेंट है बिहार की वो कह रही है कि आप मेरे यहाँ आओगे तो अगर इलेक्ट्रिसिटी का ऑल इंडिया लेट्स सपोज कि कर्नाटक में अगर 5 रुपीज पर यूनिट है, 5 पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट है, तो बिहार में भी लेट्स सपोज कि कॉस्ट कितना है, 5 पर यूनिट का ही कॉस्ट है। बट गवर्नमेंट कहती है सिंस बिहार की गवर्नमेंट को अपने स्टेट में इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, तो वो कह रही है कि अगर आप मेरे स्टेट में आकर के एक फैक्ट्री लगाओगे, एचयूएल को बोलेगी कि फैक्ट्री लगाओगे, तो मैं आपको स्टाम्प ड्यूटी पे लेट्स सपोज कि मैं आपको स्टाम्प ड्यूटी पे भी कुछ रिबेट दे दूंगा, कुछ रिबेट मैं स्टाम्प ड्यूटी पे भी दे दूंगा, इलेक्ट्रिसिटी पे भी लेट्स सपोज कि 5 रुपीज पर यूनिट नहीं लगेगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी का जो है कितना देना पड़ेगा, 4 पर यूनिट देना पड़ेगा, इसमें भी कुछ रिबेट दे दिया जाएगा। ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्सिडी कहते हैं, रिबेट जो गवर्नमेंट दे रही है, क्यों, ताकि अट्रैक्ट कर सके, ओके, इंडस्ट्रीज को अपने पास अट्रैक्ट कर सके। तो ये जो चीज है ना, ये जो चीज है जो कि फैक्टर, एक को फैक्टर कॉस्ट लगा, सोप को एक्चुअल प्रोड्यूस करने में कितना लगता है। लेट्स सपोज कि अगर किसी जो कंपनी है उसके उसकी अपनी लैंड होती है, लेट्स सपोज कहां से आया है उसको भूल जाता है, लेट्स सपोज कि अपनी लैंड है, वो इलेक्ट्रिसिटी भी कहीं से तो एयर से प्रोड्यूस कर रहा है लेट्स सपोज, और उसमें गवर्नमेंट टैक्स भी नहीं ले रही, तो एक्चुअल कॉस्ट क्या होता, बस फैक्टर कॉस्ट होता। बट फैक्टर कॉस्ट के ऊपर सोप का कॉस्ट इसके ऊपर है, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ प्रोडक्शन टैक्स लिया है, माइंड यू इट इज प्रोडक्शन का टैक्स लिया है, बट गवर्नमेंट अट्रैक्ट भी करना चाहती है तो कहती है कि मैं आपको उसके ऊपर कुछ सब्सिडी भी दूंगा। कि लेट्स सपोज कि प्रोडक्शन टैक्स जो है टोटल 10 रुपए का आता है, बट गवर्नमेंट कहती है कि मैं आपको 50% का रिबेट दूंगा। ठीक है, 50% का रिबेट दूंगा, तो एक्चुअल में सब्सिडी कितने रुपए का दे रही है, 5 रुपीज का। तो ये जो 10 - 5 है दैट इज 5 रुपीज, जो है इसको हम लोग कहते हैं नेट प्रोडक्शन टैक्सेस। ठीक है, नेट प्रोडक्शन टैक्स। ओके, प्रोडक्शन इट इज नॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन जो टैक्स है, नेट प्रोडक्शन टैक्स है, दैट इज प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी। इसका नेचर कैसा है, तो इट इज काइंड ऑफ ना कि ये पर प्रोडक्ट के बेसिस पे नहीं लगता है। ठीक है, पर प्रोडक्ट के बेसिस पे नहीं लगता है। कि लेट्स सपोज कि अगर किसी लैंड को एक्वायर करने में स्टाम्प ड्यूटी 1 लाख का देना पड़ा है, ठीक है, तो वंस अ लैंड इज एक्वायर्ड, एक बार आपने स्टाम्प ड्यूटी उस कंपनी ने, एचयूएल ने दे दिया, अब उसके बाद वो जितना मन चाहे वो 100 प्रोड्यूस करे, 100 प्रोड्यूस करे, या फिर 1 लाख सोप प्रोड्यूस करे, ये जो टैक्स स्टार्ट में दिया गया था स्टाम्प ड्यूटी, वो तो वैरी नहीं करेगा। तो एक तरीके से देखा जाता है कि जो नेचर है ना प्रोडक्शन टैक्स का, ठीक है, नॉट नेसेसरली, बट जो नेचर है स्टाम्प सॉरी प्रोडक्शन टैक्स का, वो एक वन टाइम टाइप ऑफ कॉस्ट होता है। ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बेसिक प्राइस। बेसिक प्राइस इज व्हाट, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट प्रोडक्शन टैक्स। ओके, नेट प्रोडक्शन टैक्स इज इक्वल टू क्या होता है, नेट प्रोडक्शन टैक्स इज प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसिक प्राइसेस कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसके बाद एक चीज और निकल करके आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्केट प्राइस कहते हैं। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट था वो यहां तो बन गया, ठीक है, पहले सोप का कॉस्ट हुआ, ठीक है, उसके बाद इस लैंड एंड इलेक्ट्रिसिटी सबको किया गया, तो ये था फैक्टर कॉस्ट। इसके बाद फिर प्रोडक्शन का टैक्सेस लगा, नेट प्रोडक्शन टैक्सेस लगा। उसके बाद गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है, अब जो आप पर यूनिट सोप निकालोगे, ठीक है, लेट्स सपोज जितना भी आप पीस निकालते हो, ठीक है, सोप का, तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, कुछ इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा। लेट्स सपोज कि जीएसटी लग रहा है, तो सोप के ऊपर जीएसटी लेट्स सपोज 5 रुपीज का है। ओके, तो फैक्टर कॉस्ट कितना था, तो फैक्टर कॉस्ट 100 रुपीज का हम लोगों ने माना। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट माना कि 100 जो है टोटल, लेट्स सपोज कि
चारों को ऐड करते हैं, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रेंट को ऐड करें तो 100 रुपीज का वो था। एंड लेट्स सपोज की प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी जो है जो कितना आ रहा है, तो वो 10 रुपए का आ रहा है लेट्स सपोज। तो बेसिक प्राइसेस क्या हो जाएगा, 110 रुपया, ठीक है। उसके ऊपर बेसिक प्राइसेस के ऊपर गवर्नमेंट कहती है कि आप जितने पर यूनिट सोप निकालोगे उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। तो लेट्स सपोज की जीएसटी जो है गवर्नमेंट कहती है कि वो 5% लगेगा। ओके, तो 5% लगेगा तो क्या हो गया, 5.5 रुपीज हो गया। तो आपको कितना हो जाएगा, तो 115.5 रुपीज होगा। ये क्या, ये एक्चुअल वो कॉस्ट है जो कि मार्केट में मुझे और आपको पे करना पड़ रहा है, मुझे और आपको पे करना पड़ रहा है। ये मार्केट का प्राइस है। ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्केट प्राइस कहते हैं। ओके, सो दिस इज द रिलेशन फैक्टर कॉस्ट। सबसे पहले फैक्टर कॉस्ट आएगा। फैक्टर कॉस्ट में जो है आपको नेट प्रोडक्शन टैक्स आप ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, बेसिक प्राइस। एंड बेसिक प्राइस में कुछ तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट टैक्स, नॉट प्रोडक्शन, प्रोडक्ट टैक्स और माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी। जैसे पिछली बार सब्सिडी मिला था, तो हो सकता है कि इस बार गवर्नमेंट बोलेगी कि जो भी इनडायरेक्ट टैक्स था, लेट्स सपोज जीएसटी था, तो गवर्नमेंट कहती है कि 5% तो एक्चुअल में उस सोप के ऊपर बनता था, बट लेट्स सपोज कि वो जो सोप है ना, वो हाइजीनिक सोप बना रही है कंपनी, लेट्स सपोज बना रही है, तो गवर्नमेंट कहती है कि मैं आपको इस पर 3% का रिबेट दूंगा। तो एक्चुअल में कितना लग रहा है, 2% लग रहा है। क्यों, क्योंकि 3% की सब्सिडी मिली है प्रोडक्ट के ऊपर। ओके, तो नेट कितना आ जाएगा, 5 - 3 दैट इज 2%। तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्केट प्राइस कहते हैं। ओके, ये है रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। आज के लेक्चर में ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने इसको फिर से एक बार जो है आपको आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, ठीक है, एक बार हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग कहाँ पे थे। ठीक है, ओके। तो टाइप ऑफ प्राइसेस की जब हम लोग बात करते हैं ना कि नेशनल इनकम में प्राइसेस जो है, क्यों, क्योंकि नेशनल इनकम इज अबाउट व्हाट, जो इनकम अकाउंटिंग का हम लोग बात कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने बात किया, हम लोग किसकी बात कर रहे थे, आउटपुट की बात कर रहे थे। हम लोगों ने बोला था कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या बोला था, प्रोडक्ट की वैल्यू के बराबर बोला था। ये चीज हम लोगों ने डिस्कस किया था। ओके, तो जब प्राइसेस की बात होगी ना, तो प्राइसेस किस किस तरीके से हम लोग बांट सकते हैं। तो एक तो क्राइटेरिया ये है कि प्राइसेस को हम लोग किस बेसिस पे बांटते हैं, बेस्ड ऑन द स्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, कि आप फैक्ट्री लेवल पे हो, ठीक है, लेट मी चेंज द पेन, ठीक है, कि आप फैक्ट्री के लेवल पे हो या फिर बस फैक्टर कॉस्ट के लेवल पे हो, ठीक है, कि जब जस्ट आपने प्रोड्यूस किया था। बट उससे एक स्टेप आगे बढ़ोगे तो गवर्नमेंट बोलेगी कि नहीं, आपको तो प्रोडक्शन टैक्स एंड प्रोडक्शन सब्सिडी को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो या तो फिर आप बेसिक प्राइसेस पे हो सकते हो, ठीक है। एक बार आपका प्रोडक्ट बन गया तो गवर्नमेंट बोलेगी कि हर प्रोडक्ट के बेसिस पे आपको प्रोडक्ट का टैक्स देना पड़ेगा, माइनस प्रोडक्ट की सब्सिडी कर लेना आप, ठीक है। प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, तो मार्केट प्राइस बोलेंगे। तो दिस इज व्हाट, कि आप किस स्टेज पे हो, फैक्ट्री के लेवल पे हो, ठीक है, बेसिक प्राइसेस के लेवल पे हो, या फिर आप मार्केट के लेवल पे हो। तो प्राइसेस जो है तीनों लेवल पे डिफरेंशिएट करेगा। ओके, जैसे हम लोगों ने देखा था कि 100 रुपीज का था, उसके ऊपर नेट प्रोडक्शन का टैक्स लगा करके 110 हो गया था। एंड देन उसके ऊपर फिर लेट्स सपोज की 5% का जो नेट है, वो नेट मान लेते हैं 5% का, तो हम लोगों ने देखा 115.5 रुपीज जो है पड़ रहा था। ये तो तीनों प्राइसेस जो अलग है। ओके, ओके, तो इसी की बात हम लोग कर रहे थे, ठीक है। द सेम थिंग इज रिटन हियर। ओके, एंड प्रोडक्शन टैक्सेस क्या होता है, जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, टैक्स प्रोडक्शन टैक्सेस के बारे में क्या बोला था कि टैक्सेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, प्रोडक्शन करने के लिए जो टैक्स लग रहा है। ओके, ये प्रोडक्शन करने के लिए टैक्स लग रहा है। अच्छा, प्रोडक्ट के टैक्स क्या है ना, वो प्रोडक्शन करने के लिए नहीं लग रहा है, वो एक बार प्रोडक्ट बन चुका है तो प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी लग रहा है, प्रोडक्ट बन चुका है। बट टिल द टाइम प्रोडक्ट बन रहा है तो उसमें दो चीजें, एक तो फैक्टर कॉस्ट है एंड प्लस प्रोडक्शन का जो है गवर्नमेंट जो है प्रोडक्शन का नेट प्रोडक्शन टैक्स लगाती है, प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी, इसको हम लोग नेट प्रोडक्शन टैक्स कहते हैं। तो किस किस तरीके का, लैंड रेवेन्यू मैंने बोला, लैंड स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फी आपको रजिस्टर करना है, लेट्स सपोज एक बार, तो कंपनी रजिस्टर करने का लेट्स सपोज कि 10 लाख रुपीस का टोटल खर्चा आया है, तो वो जो है किस चीज के ऊपर कैलकुलेट करेगी कंपनी, वो प्रोडक्ट के ऊपर अल्टीमेटली लाने की कोशिश करेगी। ओके, तो ये है इस तरीके का। ओके, उसके बाद हम लोगों ने प्रोडक्ट टैक्सेस के बारे में बात किया था, जो कि पर यूनिट ऑफ आउटपुट हर एक सोप के ऊपर जो लग रहा था, जो हम लोग एग्जांपल ले रहे थे, एक्साइज सर्विस ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, ठीक है। अब ये सब तो जीएसटी में आ चुका है, डिपेंड करता है, और भी चीजें हैं इसके अंदर में कि हर चीज एक्साइज में नहीं आया है। तो वो जब हम लोग टैक्सेस का चैप्टर पढ़ेंगे तो अच्छे से देखेंगे। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइसेस, ठीक है, एंड ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़े थे, हाँ, तो जीवीए जो है हम लोग जो है जो मेथड ऑफ कैलकुलेशन था, ग्रॉस वैल्यू एडेड का जो कैलकुलेशन का मेथड था, ठीक है। तो
अभी जो हम लोग निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, जीडीपी, जीवीएटी बेसिक प्राइसेस जो होता है उसको क्या बोलते हैं, अभी हम लोगों ने देखा फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट प्रोडक्शन टैक्सेस, ठीक है। जीडीपी फिर मार्केट प्राइसेस पे क्या हो जाएगा, तो जीवीएट बेसिक प्राइसेस जो कि यहां से आया, ठीक है, एंड प्लस नेट प्रोडक्ट टैक्सेस, जो सेम चीज अभी हम लोग देख रहे थे। ओके, तो प्राइसेस को बांटने का पहला तरीका ये है कि किस स्टेज पे हो आप फैक्टर कॉस्ट पे हो, आप बेसिक प्राइसेस के लेवल पे हो, या फिर आप मार्केट के लेवल पे हो, ठीक है। ये है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, स्टेज ऑफ प्रोडक्शन सेल जो भी कहलाओ वहां उस के लेवल पे। सेकंड जो क्राइटेरिया होता है ना, सेकंड जो तरीका होता है प्राइसेस को बांटने का, इट इज बेस्ड ऑन टाइम। टाइम कैसे, उसके बेसिस पे जो हम लोग बांटते हैं उसको हम लोग रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, जिसको हम लोग लेटर जब आगे डील करेंगे तो उसको देख लेंगे, ठीक है। जो सेकंड तरीका है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, उसको आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ओके, ठीक है, ओके। अब हम लोगों को क्या पढ़ना, सब मैक्रो इकोनॉमिक आइडेंटिटीज, जीडीपी हम लोगों ने स्टार्टिंग में आज यही डील किया है। ओके, जीडीपी क्या होता है इसको अच्छे से, अब हम लोग जीएनपी को थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, सो लेट्स स्विच यहाँ पे, यस, ठीक है, यस। तो अब हम लोग बात करते हैं जीएनपी की, ठीक है। तो जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग है, ठीक है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ये चैप्टर का नाम था हमारा नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ठीक है। इसमें हम लोग जो नेशनल का कॉन्सेप्ट है ना, ये दो तरीके से डिफाइन कर रहे थे। स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने बताया था टेरिटोरियल लेवल पे डील कर रहे थे तो हम लोग इसको जीडीपी कह रहे थे, ओके। एंड अगर सिटीजन के लेवल पे डील करेंगे ना, ठीक है, नेशनल का मतलब जो है, अगर अगर टेरिटरी, इंडिया की टेरिटरी के लेवल पे डील करेंगे तो क्या निकल करके आता है, जीडीपी निकल करके आता है। क्यों? बिकॉज हम लोगों ने बात किया था कि इट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ monetary value of all the final goods and services produced within the territory of India. ओके, जो भी अभी अभी हम लोग सिंप्लीफिकेशन के लिए ना एम्बेसीज को छोड़ देते हैं, एम्बेसीज और ईजेड को छोड़ देते हैं बस समझने के लिए, ठीक है। तो इस टेरिटरी के अंदर जो भी प्रोड्यूस हो रहा होगा उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, जीडीपी कह रहे हैं। अच्छा, एक और तरीका होता है नेशनल, जो यहाँ वर्ड है उसको डिफरेंशिएट करने का, दैट इज बेस्ड ऑन द सिटीजनशिप, ठीक है, कि जो इंडियंस है, इंडियंस है। अच्छा, इंडिया में, इस इंडिया में दोनों तरीके के लोग रह रहे होंगे, ठीक है, इंडियंस भी रह रहे हैं वो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और फॉरेनर्स रह रहे हैं वो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज। लेट्स सपोज कि गूगल कंपनी है, गूगल जो लेट्स सपोज कि वो यूएसए की रजिस्टर्ड कंपनी है, तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या होगी, फॉरेनर हो गई, ठीक है, एंड वो इंडिया में प्रोड्यूस कर रही है। तो जीडीपी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या होता है एंड जीएनपी में डिफरेंशिएशन क्या होता है, हम लोग एक बार देखते हैं। तो जीडीपी इज अबाउट व्हाट, जीडीपी इज अबाउट कि वट एवर इज जो प्रोडक्शन है, production by, that is output produced by Indians in India, plus जो output produced है by foreigners in India, ठीक है। ये क्योंकि हमारी टेरिटरी में दोनों लोग रह रहे हैं, एज हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, हमारी टेरिटरी में दोनों लोग रह रहे हैं। एंड जीडीपी को इस बात से मतलब ही नहीं है कि कौन प्रोड्यूस कर रहा है, जीडीपी इज नॉट कंसिडरिंग कि हु से उसका कोई मतलब नहीं है, वो टेरिटरी से डील करता है, वेयर से डील करता है। द मोमेंट कोई भी इंडिया के पॉलिटिकल जो टेरिटरी के अंदर में कोई भी अगर जो है इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर में अगर कोई प्रोड्यूस कर रहा है तो वो जीडीपी में काउंट होगा। देयरफॉर इट डील्स विद व्हाट, वेयर द प्रोडक्शन इज टेकिंग प्लेस, वेयर, नॉट हु इज टेकिंग प्लेस, हु इज लाइक प्रोड्यूसिंग गुड्स, ओके। हाउएवर जो सेकंड तरीका होता है ना, हम लोग जो नेशनल की बात कर रहे हैं तो उसमें जो जीएनपी है, इट इज अबाउट सिटीजनशिप, ओके, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इंडियंस के बारे में बात हो रही है, नेशनल इंडियंस के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय इंडियंस इन इंडिया प्लस इंडियंस प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, अब आप इस दो इक्वेशन को देखो, जीडीपी, लेट मी चेंज द पेन, ठीक है। तो जीडीपी इज अबाउट व्हाट, जीडीपी इज अबाउट कि इट इज अबाउट
Indians producing in India plus foreigners producing in India. Okay. Whereas GNP क्या है? GNP is about Indians producing in India. तो ये दोनों तो कॉमन हो गया, ये और ये तो कॉमन है, दोनों में कॉमन है, ठीक है. एंड इंडियंस प्रोड्यूसिंग आउटसाइड इंडिया, ठीक है. जस्ट अपोजिट, यहाँ पे जीडीपी के कॉन्सेप्ट में फॉरेनर्स इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे थे एंड जीएनपी के कॉन्सेप्ट में इंडियंस आउटसाइड प्रोड्यूस कर रहे थे. ओके, तो अब ये दो इक्वेशन है. इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. अब इस दो इक्वेशन को हम लोग कहां पे इक्वल कर सकते हैं? इस लेवल पे इक्वल कर सकते हैं, इंडियंस इन इंडिया, इंडियंस इन इंडिया, ठीक है. तो जब हम लोग दोनों को इक्वल करेंगे, इज इक्वल टू करेंगे, तो निकल कर क्या आएगा? यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है. तो इंडियंस इन इंडिया, तो फॉरेनर्स वाला कहां चला जाएगा? इधर चला जाएगा. तो जीडीपी, ठीक है, माइनस आउटपुट प्रोड्यूस्ड, आउटपुट इतना आप समझ लेना, ठीक है, मैं कंप्लीटली नहीं लिख रहा. आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय फॉरेनर्स इन इंडिया, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये और ये बराबर कर रहे हैं हम लोग, ये और ये बराबर करें, तो ये क्या हो जाएगा? आउटपुट प्रोड्यूस बाय इंडियंस इन इंडिया, सेकंड वाली इक्वेशन से क्या हो जाएगा? इट इज इक्वल टू जीएनपी माइनस इंडियंस प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज अब्रॉड. अब्रॉड कर लो, ठीक है, अब्रॉड कर लो. अब हम लोग दोनों को एक जगह पे लेकर के आता है. दैट मीन्स जीडीपी, जीएनपी से ले लेते हैं हम लोग. जीएनपी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? जीएनपी इज इक्वल्स टू जीडीपी प्लस इंडियंस प्रोड्यूसिंग अब्रॉड माइनस फॉरेनर्स प्रोड्यूसिंग इन इंडिया. ये जो चीज है ना, इसको हम लोग कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. तो जीएनपी क्या लिखा गया? जीएनपी इज इक्वल्स टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यहां आप याद रखना फ्रॉम अब्रॉड, इसीलिए इसका साइन क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है. हाउएवर जब हम लोग इक्वेशन को डील करेंगे तो इक्वेशन अपने आप जो है प्लस और माइनस को इक्वलाइज कर लेगा, बट फ्रॉम अब्रॉड का मतलब है कि जो हमारे यहाँ आ रहा है वो ज्यादा है. ओके, तो हाउएवर दिस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है. फ्रॉम और टू के कॉन्सेप्ट को हम लोग छोड़ते हैं यहाँ पे. ओके, तो जीएनपी इज इक्वल टू क्या हो जाता है? जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ओके, कैसे आया एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है. कि जीडीपी इज अबाउट व्हाट? कि वेयर द प्रोडक्शन इज टेकिंग प्लेस, वेयर, दैट इज इन इंडिया की टेरिटरी. इंडिया की टेरिटरी में कोई भी प्रोड्यूस करे, इंडियन करे, एलियन करे, फॉरेनर करे, ठीक है. GNP is about what? Indians producing, कहीं भी प्रोड्यूस कर रहे हो इंडियंस. It is about GDP is about what? It is about where is production taking place. GNP is about इंडियंस कहां जाकर के प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है. तो इंडियंस इंडिया में भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इंडियंस जो है यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इंडियंस जो इंडिया में भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंडिया के बाहर भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है. जीडीपी इज अबाउट टेरिटरी, तो हमारी टेरिटरी में इंडियंस भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और फॉरेनर्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं. इस दोनों इक्वेशन को जब हम लोग बराबर करके लाते हैं तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आता है, दैट इज जीएनपी इज इक्वल्स टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ओके, ठीक है. सो दिस इज जीएनपी. जीएनपी इज अबाउट व्हाट? इट इज अबाउट हु इज प्रोड्यूसिंग, दैट इज इंडियंस की बात हो रही है. ओके, इंडियंस कैन प्रोड्यूस इन इंडिया, इंडियंस कैन प्रोड्यूस इट इन आउटसाइड टेरिटरी, ठीक है. ओके, लेट्स स्विच. तो अब हम लोग इधर देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अर्न्ड बाय द नेशनल्स बोथ डोमेस्टिकली एंड अब्रॉड, यही बात कर रहे थे हम लोग. तो जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. कहां से आया ये फॉर्मूला? ओके, तो उसको हम लोग अभी डील कर रहे हैं, ठीक है. ओके, डेप्रिसिएशन हम लोगों ने लास्ट टाइम भी अच्छे से पढ़ा था. डेप्रिसिएशन क्या होता है? कि वेयर एंड टेयर ऑफ द मशीनरी, ठीक है. किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना होगा आपको, तो लेट्स सपोज कि आपने 200 रुपीज का कुछ गुड्स प्रोड्यूस किया है. उस गुड को आपने हवा में नहीं प्रोड्यूस किया होगा, किसी मशीन किसी टूल के थ्रू तो किया होगा प्रोड्यूस, किसी मशीन और किसी टूल के थ्रू तो प्रोड्यूस किया होगा. लेट्स सपोज कि उस मशीन एंड टूल का वेयर एंड टेयर कितना हो गया? तो 2 रुपए का हो गया. तो एक्चुअल में आपने गुड्स एंड सर्विसेज कितने का प्रोड्यूस किया? 200 का नहीं प्रोड्यूस किया. 200 तो ग्रॉस वैल्यू है. दिस इज व्हाट यू हैव प्रोड्यूस टोटल, बट एक्चुअल में उसको बनाने में ना आपको 2 रुपए की आपकी मशीन खराब हो गई, ठीक है. ऐसा माना जाता है कि डेप्रिसिएशन जो है वो एनुअल बेसिस पे जो उसका कैलकुलेशन निकालते हैं. ओके, बेस्ड ऑन की नंबर ऑफ इयर्स एक अज्यूम किया जाता है कि एक मशीन कितने नंबर ऑफ इयर्स चल सकती है. लेट्स सपोज कि एक लैपटॉप है और मानते हैं कि 1 लाख रुपए का अगर मिला है और लैपटॉप पे पहले से फिक्स किया गया, मिनिस्ट्री फिक्स करती है कि लैपटॉप पे जो लेट्स सपोज वेयर एंड टेयर है वो 5 साल के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा. तो डेप्रिसिएशन इज जस्ट अबाउट एन अकाउंटिंग थिंग. आपको हर साल 2 रुपये की अगर मशीन आपकी खराब हो रही है तो 2 रुपये आपको लगाने नहीं पड़ते हैं टिल द टाइम आपकी मशीन ही खराब ना हो जाए. ओके, बट देयरफॉर इट इज व्हाट? इट इज जस्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग करने के लिए.
ताकि जानने के लिए कि नेट हम लोगों ने क्या प्रोड्यूस किया था, 200 माइनस 2 रुपीज का प्रोड्यूस किया था, 198 का ही प्रोडक्शन किया था। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेट। नेट इज इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो अब नेट में कुछ भी आ जाए, नेट जीडीपी आ जाए, नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाए, ठीक है, उस तरीके की कुछ भी चीजें आए, जहां नेट आएगा वहां डेप्रिसिएशन को आपको जो है हटाना पड़ेगा। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, जीएनपी पढ़ा। ठीक है, अभी हम लोग जीएनपी पढ़ रहे थे, तो जीएनपी से अगर एनएनपी जाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। देयरफॉर एनएनपी इज इक्वल्स टू व्हाट, ग्रॉस में से, दैट इज जीएनपी में से आपको डेप्रिसिएशन हटाना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज इट। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, एनएनपी रिप्रेजेंट व्हाट, इट इज द एक्चुअल इनकम जनरेटेड। एक्चुअल इनकम जो हम लोगों ने बोला 198 रुपीज का, 200 का प्रोड्यूस किया, माइनस 2 रुपीज का मशीन खराब हो गया था, देयरफॉर प्रोड्यूस क्या किया, 198 रुपीज का प्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो दिस इज एनएनपी। ठीक है, ओके। अब एक इकोनॉमी में ना एक टर्म होता है, अब ये क्या है, क्यों है, ये नहीं, नेशनल इनकम का जो, नेशनल इनकम को थ्योरेटिकली समझा जाता है ना, थ्योरेटिकली नेशनल इनकम इकोनॉमिस्ट कहते हैं इट इज अबाउट, इट इज नेट नेशनल एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइसेस एंड मार्केट प्राइसेस पढ़ाया था। ओके, एंड अभी हम लोगों ने नेट का कॉन्सेप्ट समझा, जीडीपी समझ लिया, जीएनपी समझ लिया है, तो अब चीजें जो है बहुत आसानी से समझ में आएगी। ओके, नेशनल इनकम क्या होता है, इनकम एक्चुअली अर्न्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्यों, बिकॉज इट इज द नेट नेशनल इनकम एट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, तो इनकम अर्न्ड एक्चुअली अर्न्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, ये तो नेट नेशनल प्रोडक्ट है, तो हम लोग इसको इनकम क्यों कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्रोडक्ट की वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग प्रोडक्ट की वैल्यू के बेसिस पे निकाल रहे थे चीजों को, तो सेम चीज जो है इनकम भी उसी के इक्वल होगा, तो हम लोग उसको नेशनल इनकम कहते हैं, बिकॉज इनकम इज रिलेटिवली इजी टू ट्रैक, तो हम लोग जो है उसको इनकम के इसमें लेकर के आते हैं। ठीक है, तो नेशनल इनकम अब जो है, नेशनल इनकम इज इक्वल टू क्या है, कंसीडर किया जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड ऑल ये चीजें क्या होती हैं। ठीक है, तो जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, ठीक है, कि अगर लेट्स सपोज कि आपके पास क्या है, आपके पास लोग इधर देख लेते हैं। तो जो जनरली कंसिडर किया जाता है ना, जो जनरली कंसिडर किया जाता है वो मार्केट प्राइसेस पे देखा जाता है, कि जो प्राइसेस, अगर आपको कुछ भी ना बोले ना, जीडीपी बोले, बस कहीं पे बोले कि जीडीपी लिखा हुआ है, तो हम लोग उसको ऑटोमेटिकली कंसिडर करेंगे कि ये जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस की बात हो रही है। बट जीएनपी की बात करें तो आप समझ लेना कि जीएनपी जो है ऑटोमेटिकली आप समझना कि ये मार्केट प्राइसेस की बात हो रही है। जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है वो मार्केट प्राइसेस के ऊपर जो है वो समझा जाता है। ओके, तो लेट्स सपोज कि आपके पास चीजें हैं मार्केट प्राइस पे, तो हम लोगों ने देखा था कि फैक्टर कॉस्ट था। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट था, एंड उसके बाद जो है आपको टैक्सेस लग रहा था। ठीक है, कुछ प्रोडक्शन का टैक्स लगा, कुछ प्रोडक्ट का टैक्स लगा, तो टोटल नो टैक्स ही बस लिख देते हैं। ठीक है, एंड सब्सिडी लिख देते हैं। ठीक है, दिस टैक्स इंक्लूड प्रोडक्शन का भी टैक्स एंड प्रोडक्ट का भी टैक्स। ठीक है, दिस सब्सिडी इंक्लूड प्रोडक्शन की भी सब्सिडी, प्रोडक्ट की भी सब्सिडी, एक जनरल टर्मिनोलॉजी में लिखते हैं। ओके, हाउएवर आप कंपनी के जब बड़े टर्म्स में आप देखोगे, जितना का उनका रेवेन्यू, उस हिसाब से आप प्रोडक्शन का की वैल्यू देखोगे ना, प्रोडक्शन की टैक्स एंड प्रोडक्शन पे जो सब्सिडी जो है वो रिलेटिवली एक बहुत छोटा अमाउंट होता है, देयरफॉर इसको नेग्लेक्ट भी किया जा सकता है। हाउएवर ठीक है, हम लोग टोटल टैक्स मानेंगे और टोटल सब्सिडी मानेंगे। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट से जब हम लोग आगे बढ़ रहे थे, आप याद करो, जब बेसिक प्राइसेस में जा रहे थे तो टैक्स ऐड कर रहे थे, सब्सिडी माइनस कर रहे थे, जिसको हम लोग नेट टैक्स कह रहे थे। क्या कह रहे थे, इसको नेट टैक्स कह रहे थे। ठीक है, बेसिक प्राइसेस में फिर से इसमें क्या था, प्रोडक्शन वाला, अब इसमें प्रोडक्ट वाला फिर से प्रोडक्ट का टैक्स ऐड किया था, एंड जो प्रोडक्ट की सब्सिडी है उसको माइनस किया था। ठीक है, यहां से हम लोग क्या पहुंचे थे, मार्केट प्राइस पे पहुंचे थे। अब अगर हम लोग को उल्टा जाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये साइंस जो है, ये साइन जो है ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अगर हम लोगों को यहां से यहां जाना है तो क्या हो जाएगा, माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी। ठीक है, तो हम लोग पहुंच जाएंगे बेसिक प्राइस पे। फिर बेसिक प्राइस से अगर हम लोगों को उल्टा पहुंचना है फैक्टर कॉस्ट में, तो क्या हो जाएगा, माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी। ठीक है, तो जीएनपी जो जनरली है वो कंसिडर किया गया, लेट्स सपोज कि मार्केट प्राइस पे कंसिडर किया, तो मार्केट प्राइस से अगर हम लोगों को फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचना है, इस दोनों टैक्स को ना हम लोग एक टैक्स मानेंगे, दोनों सब्सिडी को ऐड कर देंगे और दोनों को एक मानेंगे। ठीक है, तो हम लोग जनरली मानेंगे कि दिस इज फैक्टर कॉस्ट, दिस इज मार्केट प्राइस। ठीक है, और हम लोगों को इधर से इधर जाना था, तो
प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी किया था। अब हम लोगों को उल्टा जाना है, उल्टा जाना है, यहां से यहां तो क्या हो जाएगा, माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं, तो फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट प्लस फैक्टर कॉस्ट जो है फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। ठीक है, तो जो है हम लोग निकालना क्या चाह रहे थे, हम लोग फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचना चाह रहे थे, तो फैक्टर कॉस्ट क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस माइनस माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी। ठीक, दिस इज फैक्टर कॉस्ट। तो अगर हम लोगों को यहां से जीएनपी दे रखा था और हम लोग कंसिडर करते हैं कि जब जीएनपी के बारे में बोल रखा है या फिर जीडीपी के बारे में बोल रखा है तो वो मार्केट प्राइसेस पे बात कर रहा होगा, तो अगर हम लोगों को जीएनपी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो जो हम लोग करेंगे कि हम लोग बोलेंगे कि मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू जीएनपी जो है फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, क्योंकि आप साइंस में कंफ्यूज नहीं हो, फैक्टर से समझना ज्यादा आसान है कि फैक्ट्री में जो फैक्टर कॉस्ट लगा था किसी चीज को प्रोड्यूस करने में, केमिकल लगा, लेबर का वेज लगा, रेंट लगा, ठीक है, एंड जो भी चीजें लगी, प्रॉफिट था एंड क्या था, इंटरेस्ट था। यहां से आसान होता है समझना कि हाँ गवर्नमेंट ने टैक्स लिया है तो प्रोडक्ट का कॉस्ट तो बढ़ जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया है, गवर्नमेंट ने रिबेट दिया है, तो रिबेट दिया है तो सस्ता हो जाएगा ना, तो उसको हम लोग मार्केट प्राइस, इसीलिए हम लोग यहां से जा रहे हैं। ओके, तो यहां से जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या निकल करके आया, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल करके क्या आया, जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी। ठीक है, ये है जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब अगर आपको लगता है कि अब हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे नेशनल इनकम की। नेशनल इनकम को थियोरेटिकली इकोनॉमिस्ट डिफाइन करते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट तक तो हम लोगों ने निकाल लिया है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, दैट इज जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। यहाँ नेट की बात हो रही है, बट अभी हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बात कर रहे हैं। तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी, दिस इज व्हाट, दिस इज जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। बट हमें क्या चाहिए था, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो जीएनपी से एनएनपी लाना है तो क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को भी माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल अगर आप फॉर्मूला देखोगे, टोटल आप फॉर्मूला देखोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो नेशनल इनकम क्या हो जाएगा, इट इज कॉल्ड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। इस जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख लेते हैं जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को, जो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था, दैट इज जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी एंड ये वाला डेप्रिसिएशन माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज नेशनल इनकम। ओके, दिस इज नेशनल इनकम। काफी लॉजिकली हम लोग बढ़े हैं। आपको बस एक चीज समझना है कि फैक्टर कॉस्ट होता है भाई, ये होता है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट टैक्स, प्रोडक्शन टैक्स एंड प्रोडक्ट टैक्स, टोटल टैक्स मान लेते हैं, और वो दोनों किस तरीके का टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है, हम लोग समझेंगे जब हम लोग टैक्सेस के चैप्टर को पढ़ेंगे, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करना पड़ता है, क्योंकि फैक्ट्री में तो प्रोड्यूस करने में जो लगा तो लगा, प्लस कुछ टैक्स, ये टैक्स किसको जाएगा, गवर्नमेंट को जाएगा, तो ये तो ऐड हो जाएगा ना शॉप की, जो सोप है उसकी कॉस्ट में। ठीक है, एंड गवर्नमेंट ने कुछ छूट दे दी है तो सब्सिडी को माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो ये बस आपको ये समझ में अगर आ गया है तो मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट में कुछ दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, एक और चीज मैंने बोला कि जब भी नेट की बात होगी तो हम लोग ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे, माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, एंड देयरफॉर ये बहुत सिंपल है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना, बस इतना से याद रखना कि नेशनल इनकम को थ्योरेटिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं, उस पर नहीं जाएंगे, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ही कहते हैं। ओके, तो ये चीज है। ओके, ठीक है, ओके, मिस हो गया था, वो स्क्रीन को स्विच करने में प्रॉब्लम हो गया था। ओके, तो हम लोग बस यही बात कर रहे थे, एक बार हम लोग जो है, सॉरी, ठीक है, हम लोग एक बार देख लेते हैं नेशनल इनकम क्या होता है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि इकोनॉमिस्ट जो है इस तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या हो जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। क्या हो जाएगा ये, एक्चुअल में क्या हो जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या हो जाएगा,
दिस इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी। कहां से आया? यहां से आया कि फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करोगे आप और सब्सिडी को हटाओगे तो मार्केट प्राइस पे पहुंचोगे। अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पहुंचना है तो जस्ट उल्टा करना पड़ेगा। ओके, जो कि हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। ठीक है, कि मार्केट प्राइस जो है इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी, जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कह लो, आप इनडायरेक्ट टैक्स कह लो। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अच्छा, इसको क्या कह लोगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी कह सकते हो आप, नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी कह सकते हो। ठीक है, चलो वो चलेगा। तो यहां से हम लोगों ने जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाल दिया, दैट इज ये वाले इज इक्वल टू उधर जाएंगे तो सिंबल्स जो है चेंज हो जाएगा, तो माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज वेरी बेसिक, हम लोग इसी चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट एनसीईआरटी में क्या बोला गया है। ठीक है, सो दिस इज इट, जो हम लोग अभी समझने की कोशिश करते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस जो लग रहा है माइनस सब्सिडीज। ठीक है, ओके, एनपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, वेयर ये इस तरीके से चीजें निकल जाएंगी। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने पूरा का पूरा उसमें देखा है। उसके अलावा कुछ टर्म्स और एनसीईआरटी में यूज किया गया है, जैसे कि यूज किया गया आपको पर्सनल इनकम यूज किया गया है। आई फॉरगॉट एवरी टाइम कि मैं स्विच करूं उसको। ओके, ठीक है, हम लोग वो समझ चुके थे। अब एक नया चीज समझते हैं, पर्सनल इनकम। ठीक है, पर्सनल इनकम में आपको समझना होगा कि बोला क्या जा रहा है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसके टर्म पे ध्यान दो, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। पर्सनल इनकम इट इज अबाउट इनकम, इनकम की बात हो रही है एक्चुअली रिसीव्ड बाय whom, by the household, not the firms, not the household plus firms। जब हम लोग आगे प्राइवेट इनकम की बात करेंगे, जो कि एनसीईआरटी उससे भी डील करता है, तो हम लोग देखेंगे कि उसमें हाउस होल्ड भी है और उसमें जो है ये भी है, हाउस होल्ड की भी बात हो रही है, फर्म की भी बात हो रही है। बट वही आपको डिफरेंशिएट करना, वर्सेस में लिख देता हूँ ताकि बाद में आपको याद रहे, वर्सेस प्राइवेट इनकम। जब हम लोग प्राइवेट इनकम की बात करेंगे ना, तो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इनकम हाउस होल्ड के पास आ रहा है, ठीक है, रिसीव हो रहा है, प्लस फर्म भी क्या क्या कमा रहा है प्लस आ रहा है। तो हाउस होल्ड भी कुछ कमा रहा होगा, प्लस इसको ट्रांसफर किए जा रहे हैं, फर्म भी कुछ कमा रहा होगा, प्लस फर्म को भी कुछ ट्रांसफर किया जा रहा होगा। उसको हम लोग प्राइवेट इनकम कहते हैं। पर जब हम लोग प्राइवेट नहीं, पर्सनल इनकम की बात करते हैं, तो इट इज जस्ट अबाउट द हाउस होल्ड प्लस इनकम नॉट अर्नड। अर्निंग का कंसेप्ट नहीं है। पर्सनल इनकम या प्राइवेट इनकम इज नॉट अबाउट अर्निंग, इट इज नॉट, मैं नॉट लिख देता हूं, इट इज नॉट अबाउट अर्निंग, इट इज इनकम रिसीव्ड। रिसीव्ड और सॉरी, अर्न एंड रिसीव्ड में क्या अंतर है? ओके, हम लोग देखते हैं अर्न और रिसीव्ड में क्या अंतर है अभी। तो ठीक है, चलो। ओके, तो इनकम अर्न जो होता है ना, अर्न आप कैसे करते हो? आपने बीइंग अ हाउस होल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की तरह काम किया है, इसके बदले में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब वही चार्जेस, नेचुरल रिसोर्स, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप की तरह काम किया, तो उसके बदले में आपको मिला वेज, रेंट, ठीक है, आपको मिला इंटरेस्ट और आपको मिला प्रॉफिट। ठीक है, ये जो चारों चीजें थी, ये क्या थी? दैट इज फैक्टर इनकम। तो ये चीज अर्न होता है। अर्न क्यों होता है? बिकॉज यू आर गिविंग योर सर्विस, हाउस होल्ड, यू एंड अस is giving a service as what, as a factor of production, and उसके बदले में आपको क्या मिला? फैक्टर इनकम मिला है। ठीक है, therefore you have earned it, you have earned it। but let's suppose कि गवर्नमेंट का मन करे और वो बोले, इसको हम लोग कहते हैं फैक्टर इनकम, फैक्टर पेमेंट, फैक्टर इनकम। इसके अलावा एक और चीज होता है, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है? कि समथिंग इज गिवन टू यू विदाउट गिविंग एनी सर्विस। लेट्स सपोज कि गवर्नमेंट जो है स्कॉलरशिप देती है आपको। क्या इसके लिए गवर्नमेंट ने आपको बोला कि आपको काम करना पड़ेगा आकर के मेरे पास तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी? ऐसा नहीं है। ठीक है, लेट्स सपोज कि पेंशन दिया जा रहा है, और कौन सा पेंशन? ये नहीं कि जो पेंशन आपने नौकरी की, योर फादर, माय फादर वाज अ टीचर, तो उनके टाइम में ओल्ड पेंशन स्कीम होता था एंड उनको पेंशन अभी भी मिलता है। बट ये जो चीज है, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से अपने प्रीवियस सर्विस के लिए अर्नड है। ओके, बट देन जनरली लोग पेंशन को भी कंसिडर करते हैं वैसे कि अभी तो सर्विस नहीं दिया जा रहा है। तो वो सारा इनकम जो कि बिना सर्विस को दिए हुए आपको जो है चीजें दी जाती है। ओके, बिना सर्विस दिए हुए, बिना फैक्टर सर्विस दिए हुए जो है आपको मिलती है। जैसे कि क्या हो गया? स्कॉलरशिप की बात की, जैसे पेंशन का बात किया, ठीक है, ओल्ड एज पेंशन स्कीम है लेट्स सपोज, ठीक है, उसके लिए ओल्ड एज गवर्नमेंट के पास जाके काम नहीं कर रहे हैं, कोई खड्डा नहीं खुनना पड़ रहा है, कोई एमजी नरेगा में काम नहीं करना पड़ रहा है, बट जो है 500 रुपए का, लेट्स सपोज 500 रुपए के आसपास जो है वो वृद्धा पेंशन आता है, ओल्ड एज पेंशन आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। कौन करता है? गवर्नमेंट करती है।
नॉट जस्ट इंडिया की गवर्नमेंट करती है, लेट्स सपोज इंडिया की गवर्नमेंट एंड आउटसाइड से भी कोई कर सकता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। ट्रांसफर पेमेंट्स अबाउट पेमेंट दैट आर नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। आपने कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में कुछ भी हेल्प नहीं किया है, बट फिर भी आपको दिया जा रहा है, तो ये होता है ट्रांसफर पेमेंट। ओके, जैसे पेंशन, स्कॉलरशिप, प्राइजेस, सोशल बेनिफिट्स, ये सारी चीजें। ओके ओके, लेट मी रब इट। सो ओके, अब हम लोग समझेंगे पर्सनल इनकम को, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं जो एनसीईआरटी में लिखा गया है पर्सनल इनकम के बारे में। ओके, यस। तो इट इज अबाउट व्हाट, पर्सनल इनकम इज अबाउट इनकम रिसीव्ड, इनकम नॉट अर्नड। अर्निंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्या ये रिसीव्ड। तो रिसीव्ड का क्या मतलब होता है कि जो भी अर्न किया गया प्लस जो भी ट्रांसफर किया गया, ठीक है, जो भी ट्रांसफर किया गया, बाय होम, बाय ओनली हाउस होल्ड, ठीक है, बाय ओनली हाउस होल्ड, ठीक है। तो ये है। तो पर्सनल इनकम क्या होता है, पर्सनल इनकम कैसे फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम क्या था, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट था, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट पे हम लोगों ने वो सोप का एग्जांपल लिया था। सोप प्रोड्यूस करने में जो फैक्टर कॉस्ट जो है 4 चीजों पे लग रहा था, ठीक है। तो ये वो कॉस्ट है, ये वो कॉस्ट है जो एक्चुअल में जो है और अगर हम लोग सर्कुलर सर्कुलर मेथड को देखेंगे, आप याद करो सर्कुलर मेथड को, हाउस होल्ड था, फर्म था, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या बात किया था कि जो हाउस होल्ड है वो क्या देता है, तो हाउस होल्ड जो है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए फैक्टर सर्विसेज देता है, और इसके बदले में सर्विसेज फर्म क्या देती है, तो फैक्टर इनकम देती है, फैक्टर पेमेंट देती है, ठीक है। तो जो हाउस होल्ड को ये फैक्टर पेमेंट किसको मिला, फैक्टर इनकम किसको मिला, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रेंट किसको मिला है, हाउस होल्ड को मिला है। और ये और वो बराबर होता है, हम लोगों ने देखा था सर्कुलर इनकम वाले में, ये और वो क्या होता है, बराबर होता है सारी चीजें। तो एक्चुअल में जो चीज है ना, एक्चुअल में जो कंपनी कमा रही है वो क्या कमा रही है, ये कमा रही है, वही वो जो कमा रही होती है वही वो दे रही है, इस तरीके से सर्कुलेट होता है, ठीक है। तो पर्सनल इनकम इज अबाउट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, वो नेशनल इनकम क्या है, जो भी कंपनी है ना, जो भी कंपनी कोई चीज को प्रोड्यूस कर रही है उसके बदले में उसको जो एक्सपेंडिचर मिला है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर हम लोग देखते थे, हाउस होल्ड सेम पैसा क्या करता था, एक्सपेंडिचर करता था, एंड फर्म के फिर उसको क्या करता था, तो फर्म जो है उसको ये चीज प्रोवाइड करता था, प्रोडक्ट प्रोवाइड करता था। बहुत डिटेल में डील किया गया इन सब चीजों को पहले, देयरफॉर अभी हम लोग उसके वापस से उसके डिटेल में नहीं घुसेंगे, ठीक है। ओके, लेट मी रब इट। तो यस, तो ओके, तो पर्सनल इनकम क्या होता है कि हाउस होल्ड के पास क्या आ रहा है। अभी हम लोगों ने देखा हाउस होल्ड के पास क्या आ रहा था, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट, ठीक है। यही तो वो था फैक्टर कॉस्ट पे, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट घूम करके किसके पास आया था, हाउस होल्ड के पास आया था, किस फॉर्म में आया था, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रेंट के फॉर्म में आया था। ओके, तो पर्सनल इनकम क्या होता है, पर्सनल इनकम मैंने बोला कि जो हाउस होल्ड को मिलेगा, हाउस होल्ड को क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है, दैट इज नेशनल इनकम, ठीक है। तो नेशनल इनकम का जो ये वाला कंपोनेंट हो गया, ये क्या हो गया, वो जो एक्चुअली में जो फर्म्स जो है वो अर्न कर रही है, अर्न एज रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू की तरह जो कमा रही है, नेशनल इनकम, 4 चीजों को देने के बाद, ठीक है। जो ये 4 चीज से हो जाएगा, नेशनल इनकम हो जाएगा, ठीक है। बट लेट्स सपोज कि कौन कमा रहा था, अभी हम लोग यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। तो कौन कमा रहा था, लेट्स सपोज कि हम लोग एग्जांपल एचयूएल की ही ले रहे थे, तो उसी को देख लेते हैं कि यस, तो एचयूएल मानते हैं कि इस इकोनॉमी में एक ही कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, और वो क्या बना रही है, सूप बना रही है, ठीक है। तो जो भी कमाएगी वो क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम हो जाएगा, ठीक है। वही 4 चीजों को फैक्टर कॉस्ट, जो फैक्टर कॉस्ट उनका जो भी लगा है वो हो जाएगा। बट लेट्स सपोज कि उसने रेवेन्यू में कितना कमाया, 100 रुपीज कमाया, रेवेन्यू में कितना कमाया, 100 रुपीज कमाया। और हम लोगों ने देखा था कि और क्या क्या सेक्टर्स इन्वॉल्व है, तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या करती है, जो फर्म है उससे टैक्स लेती है, क्या कौन सा टैक्स लेती है, तो कॉर्पोरेट टैक्स लेती है। कॉर्पोरेट टैक्स कैसा टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। तो जो 100 रुपीज की रेवेन्यू है, लेट्स सपोज कि उसके ऊपर गवर्नमेंट ने बोला कि आप मुझे 20% का टैक्स दोगे, तो अब कितना बचा, 80 रुपीज बचा कंपनी के पास। 100 बेच के कितना कमाया, 100 रुपीज कमाया, ठीक है, 100 रुपीज कमाया। ये 100 पूरा का पूरा जो है ये 100 रुपीज कमाया, ठीक है।
इस 100 में से गवर्नमेंट ने बोला कि मुझे 20% का डायरेक्ट टैक्स चाहिए, कॉर्पोरेट टैक्स चाहिए, ठीक है। तो 80 रुपीज बची अब उसके पास, कंपनी के पास, एचयूएल के पास। उसमें से इस 80 रुपए में से जो ये जो 80 रुपए बचा, अच्छा, इस कंपनी को सोप प्रोड्यूस करने के लिए हम लोगों ने बोला था कि जो है वो कहीं से कैपिटल भी लिया गया होगा। जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसमें कैपिटल भी होगा, कैपिटल होगा, कहीं से लोन होगा, ठीक है। हम लोन की बात करते हैं, कैपिटल को छोड़ते हैं, ठीक है। लोन की बात करते हैं, जो हम लोग फोर्थ सेक्टर, सी ऑल दिस थिंग इज रिलेटेड टू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसलिए मैंने उसको बहुत डिटेल में पढ़ाया था, ओके। तभी वो चीज समझ में आएगी, इसलिए पुराना लेक्चर देखना है उस चीज को लेकर के, अगर कहीं समझने में कंफ्यूजन हो रहा है, ओके। तो लोन है, लोन किसने दिया था? हाउस होल्ड ने दिया है लोन, ठीक है। हाउस होल्ड ने अगर कंपनी को लोन दिया है तो कंपनी क्या करेगी? ये जो एचयूएल ये क्या करेगी? इसका इंटरेस्ट देगी। वो लोन पे क्या भरेगी? इंटरेस्ट भरेगी, ठीक है। तो 80 रुपए जो कमाए, 100 रुपए कमाए, 100 में से 20 रुपए तो गवर्नमेंट ने ले लिया, 80 रुपया। अब इस 80 रुपए में जो लोन ले रखी है कंपनी, उसका भी तो लोन का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। लेट्स सपोज कि 10 रुपए का इंटरेस्ट था, तो अब इनके पास क्या बचा? कंपनी के पास, एचयूएल के पास 70 रुपए बचे, ठीक है। अब जो ये 70 है ना, लेट्स सपोज कि ये उनका प्रॉफिट है। अब 70 रुपए के प्रॉफिट को ऐसा नहीं है कि एचयूएल के मालिक लेट्स सपोज कि मिस्टर एक्स हैं, ठीक है, मिस्टर एक्स उसके मालिक है लेट्स सपोज। तो ये जो 70 रुपया है, ये बड़ी कंपनी है, इसके बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं। तो शेयर होल्डर्स में क्या होता है? प्रॉफिट का सर्टेन परसेंटेज बांटा जाता है, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि 10% बांटा जाएगा, तो 7 रुपये और चले जाएंगे, 7 रुपये जो है और चले जाएंगे, तो 7 रुपीज जो है वो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बचता है, तो बच क्या जाएगा? 63 रुपीज बच जाएगा, ठीक है। तो ये जो सारा का सारा चीज है ना, ये सारा का सारा पैसा फिर ओनर को नहीं दिया जाता है, ओके। इसीलिए हम लोग पर्सनल इनकम में से क्या करते हैं? पर्सनल इनकम क्या है? जो कि हाउस होल्ड के पास आ रहा है। हाउस होल्ड के पास क्या आ रहा है? वही जो फर्म्स कमा रही है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के थ्रू वही जो फर्म्स कमा रही है। फर्म्स क्या कमा रही है? नेशनल इनकम, ठीक है। फर्म्स को अगर आप टोटल फर्म्स क्या कमा रही है तो नेशनल इनकम सबको ऐड कर दोगे तो क्या निकलेगा? नेशनल इनकम निकलेगा। बट ये नेशनल इनकम तो हाउस होल्ड के पास नहीं पहुंच रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वो प्रॉफिट, ठीक है। कुछ प्रॉफिट तो दे दिया गया ओनर को, ठीक है, एंड कुछ जो बचा, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को माइनस करना पड़ेगा। माइनस और क्या करना पड़ेगा? माइनस कॉर्पोरेट टैक्स करना पड़ेगा, जो कि गवर्नमेंट ने ले लिया, माइनस बैंक से लोन लिया गया था, तो वो क्या? नेट इंटरेस्ट पेमेंट टू हाउस होल्ड, टू कर लेते हैं, टू हाउस होल्ड, ठीक है। ये हो जाएगा पर्सनल इनकम हमारा, ओके। ओके, थोड़ा इधर चलते हैं। ये हो जाएगा हमारा पर्सनल इनकम। ये पर्सनल इनकम नहीं है, ये तो वो है जो कि एक्चुअल में अगर गवर्नमेंट कुछ भी ट्रांसफर पेमेंट नहीं कर रही होती, लेट्स सपोज, या बाहर से नहीं आ रहा होता पैसा, तो इतना ही होता। हमारी इकोनॉमी ऐसी होती कि हम लोग बाहर से पैसे ही नहीं ले रहे और गवर्नमेंट कुछ भी फ्री में नहीं दे रही है, तब इतना होता। हाउएवर, हम लोगों ने बात किया कि पर्सनल इनकम का डेफिनेशन क्या है, कि भाई हाउस होल्ड के पास क्या इनकम पहुंच रहा है, और क्या पहुंच रहा है, जो है टोटल इनकम रिसीव्ड, रिसीव्ड की बात की जा रही है, दैट इज अर्नड। तो अर्नड तो यहां से निकल गया, दिस इज अर्नड, दिस इज अर्नड, प्लस रिसीव्ड में एक और चीज होता है, दैट इज ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट दैट इज, इसको तो ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये भी पैसा तो फ्री का मिल जा रहा है ना, प्लस ये तो अर्न किया ही था, प्लस कुछ फ्री का मिल गया, ओके। मेरी अगर सैलरी 1 लाख है, ये तो मैंने अर्न किया है, क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे 1 लाख रुपया मिला, लेट्स सपोज, ठीक है। एंड उसके ऊपर मुझे फ्री में मैं गवर्नमेंट के लिए काम करता हूँ, गवर्नमेंट मुझे 1 लाख रुपए की सैलरी देती है, गवर्नमेंट का मन बहुत खुश है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि मुझे 30,000 आपको ऊपर से देते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली मेरे पास क्या आ रहा है? इट इज अबाउट हाउस होल्ड, ठीक है। पर्सनल इनकम इज अबाउट हाउस होल्ड के पास क्या पहुंच रहा है, फाइनल पहुंच रहा है 1,30,000, बट मैंने अर्न कितना किया था? ओनली 1 लाख किया था, बट 30,000 मुझे ट्रांसफर पेमेंट की तरह किया गया। सो दिस इज ट्रांसफर पेमेंट को जो हम लोग इसमें माइनस, ये दिस इज प्लस का सिंबल, ओके, दिस इज प्लस का सिंबल, ओके। तो नेशनल इनकम, पर्सनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस दैट 3 थिंग, दैट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यूडीपी लिख देते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, माइनस आपको क्या करना पड़ेगा? ये सारी चीजें क्या होगी? माइनस होगी, माइनस होगी, ओके। माइनस कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट बाय द कंपनी टू द हाउस होल्ड, ठीक है, जो इंटरेस्ट पेमेंट है। नेशनल इनकम में से ये 3 चीज आप माइनस करेंगे और प्लस कर देंगे आप ट्रांसफर पेमेंट को। दिस इज पर्सनल इनकम, दिस इज व्हाट? दिस इज पर्सनल इनकम, ओके। सो ये होता है पर्सनल इनकम, ओके। समझने का बस एक चीज है, इन चीजों को समझने के लिए एक ही चीज इंपॉर्टेंट होता है। आप जीडीपी के किसी भी चैप्टर में आपको बस डेफिनेशन समझ में आना चाहिए, आपको ये चीज रटना पड़ेगा।
बिकॉज लेट्स से जीडीपी टॉक्स अबाउट प्रोडक्शन, तो आप सेल को नहीं ला सकते हो क्योंकि उसकी डेफिनेशन में है। उसी तरीके से पर्सनल इनकम की डेफिनेशन में है कि इनकम रिसीव्ड की बात हो रही है, अर्न की बात नहीं हो रही है, और हाउस होल्ड की बस बात हो रही है। देयरफॉर ये सारी चीजें होगी। ओके, इसके बाद एक और टर्म एनसीईआरटी यूज करता है, दैट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ये जो पर्सनल इनकम आया था, किसके पास आया था? हाउस होल्ड के पास आया था। तो क्या ये हाउस होल्ड के पास जो भी आया था, लेट्स सपोज 60 रुपीज आए थे, ठीक है, 100 में से 60 रुपीज हाउस होल्ड के पास पहुंचा, क्या ये 60 का 60 रुपीज हाउस होल्ड खर्चा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ फिर से गवर्नमेंट आ जाएगी और वो बोलेगी कि पिछली बार तो मैंने कंपनी से डायरेक्ट टैक्स लिया था इन दी फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, इस बार आपको देना पड़ेगा टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। वो डायरेक्ट टैक्स को हम लोग कॉर्पोरेट टैक्स नहीं कहते, उसको हम लोग कहते हैं इनकम टैक्स। ठीक है, तो इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। लेट्स सपोज 10% का इनकम टैक्स है, आप जिस ब्रैकेट में फॉल करते हो 10% का इनकम टैक्स है, तो 60 का 10% 6 रुपया हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा? 54 रुपीज। अब आपसे कोई नहीं मांग रहा है, गवर्नमेंट ने एक बार मांग लिया, तो अब जो है ये आपके पास जो है बचा 54 रुपीज, प्लस और भी कुछ चीजें हो सकती है पर्सनल टैक्स के अलावा। ये है पर्सनल टैक्स, ओके, डायरेक्ट टैक्स जो लग गया। उसके बाद हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है कुछ नॉन टैक्स पेमेंट भी मांग ले, मतलब भर के बस टैक्स ही लिया जा रहा है, नॉन टैक्स पेमेंट। नॉन टैक्स, लेट्स उसके आप किसी रोड से गुजरते हो और आपको टोल देना पड़ता है, टैक्स नहीं है टोल, टोल इज नॉट अ काइंड ऑफ टैक्स, ओके, बट आपको भरना पड़ रहा है। अगर आप टोल नहीं भरते हैं, टोल का लेट्स सपोज अभी कितना रुपए लगता है? 60 रुपए के आसपास लगता है टोल का। अगर आपने टोल में नॉन टैक्स पेमेंट है, एक तरीके का टैक्स तो नहीं है बट पेमेंट तो गवर्नमेंट को करना पड़ रहा है, ओके। क्यों ये टैक्स नहीं है वो सब हम लोग टैक्स के चैप्टर में देखेंगे, उसकी टैक्स का भी अपना एक डेफिनेशन होता है, ओके। तो अगर अगर जो है ये 60 रुपए आपके आपकी इनकम लेट्स सपोज की 30,000 है और 60 रुपए का आपको टोल भरना पड़ा, अगर आप टोल नहीं भरते तो आपके पास 60 रुपए और होते ना, तो अभी आपके पास डिस्पोजेबल इनकम क्या? डिस्पोजेबल इनकम का ये मतलब होता है कि इनकम अवेलेबल, लेट मी रब इट, ओके। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है, डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है वो इनकम, फाइनली पर्सनल इनकम का वो पार्ट जो कि आपके खर्चे के लिए लास्टली बचा है, दैट इज डिस्पोजेबल, जो कि आप डिस्पोज कर सकते हो, दैट इज एट योर डिस्पोजल। आपकी मर्जी पे खर्चा आप कर सकते हो, बट आप खर्चा तब करोगे ना जब आपके हाथ में बचेगा। हमें लगा कि पर्सनल इनकम इज व्हाट इज एक्रूड टू हाउस होल्ड, ठीक है, हाउस होल्ड एज अ यूनिट आया, बट फिर पता चला कि गवर्नमेंट ने बोला कि आपको इस पर डायरेक्ट टैक्सेस देना पड़ेगा, दैट इज इनकम टैक्स, एंड कुछ नॉन टैक्स का भी पेमेंट करना पड़ेगा आपको, नॉन टैक्स पेमेंट भी करना पड़ेगा। इन दोनों के बाद जो बचेगा माइनस करके उसको हम लोग बोलेंगे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब जो बचा है ना वो आप अपनी मर्जी से खर्चा कर सकते हो। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का मतलब इनकम अवेलेबल टू हाउस होल्ड फॉर कंजम्पशन एंड सेविंग। अब जो बचा आपके पास पैसा, लेट्स सपोज कि टैक्स एंड नॉन टैक्स पेमेंट करने के बाद 50 रुपए बचे 100 में से, टोटल हाउस होल्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, टोटल हाउस होल्ड के पास 50 रुपए के बचा। इस 50 रुपए में से हाउस होल्ड चाहेगा तो बोलेगा कि मेरा तो 30 रुपए का कंजम्पशन है, मेरे पास 20 रुपए बचते हैं, तो 20 रुपए मैं बैंक में डाल दूंगा, किसकी तरह? सेविंग्स की तरह डाल दूंगा, ठीक है। तो ये चलता है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का? इट इज पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्सेस माइनस नॉन टैक्स पेमेंट, ओके। नॉन टैक्स पेमेंट का एग्जांपल, फाइन देना पड़ रहा है, पेनल्टी देना पड़ रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। आपने सिग्नल ब्रेक कर दिया तो आपको पेनल्टी देना पड़ेगा, रेड लाइट ब्रेक किया पेनल्टी देना पड़ेगा। अब वो पैसा तो आपके पास बचा नहीं कि आप खर्चा कर पाओगे, ना उसका, ना आपने उसका कुछ कंजम्पशन के लिए यूज किया। लेट्स सपोज आप उसका बिस्किट खरीद सकते थे, बट आप खरीद पाओगे? आप नहीं खरीद पाओगे, ओके। तो जो है ये चीज है कि ना वो कंजम्पशन के लिए बचा और पैसे ही आपके पास नहीं बचे, तो आप सेविंग क्या करोगे? तो वो सेविंग के लिए भी वो पैसे नहीं बचे, ओके। यूज ऑफ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, हाउस होल्ड डिवाइड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इनटू कंजम्पशन एंड सेविंग, जो हम लोग अभी ऊपर यहाँ पे डील कर रहे थे, बात कर रहे थे, ओके, ठीक है, ओके। तो हम लोग ये एनसीईआरटी का एक बड़ा प्यारा सा डायग्राम एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, तो हम लोग देख लेते हैं, ओके। दिस इज व्हाट, दिस इज जीएनपी, दिस इज व्हाट, दिस इज जीएनपी, ओके। अच्छा यहाँ भी लिख रखा है दिस इज जीएनपी, ओके। जीएनपी इज इक्वल टू व्हाट? हम लोगों ने पिछले फॉर्मूला में देखा था, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जीएनपी देखो क्या, जीएनपी ये टोटल लाइन है, ठीक है, दैट इज जीडीपी भी है प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी, दैट इज कॉल्ड व्हाट? जीएनपी। अच्छा, जीएनपी में से अगर हमें एनएनपी पे पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। हम लोग बात कर रहे थे कि जो नेट होता है वो ग्रॉस माइनस डोमेस्टिक होता है, सॉरी डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा?
और हम मैंने बोला था कि अगर बस जीएनपी लिखा हो, बस जीडीपी लिखा हो, तो आप क्या मानोगे कि वो मार्केट प्राइस पे है। आप ऑटोमेटिकली क्या अज्यूम करोगे कि वो मार्केट प्राइस पे, ठीक है। तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस प्राइस प्लस डेप्रिसिएशन कर दो, तो एनएनपी और प्लस डेप्रिसिएशन कर दोगे तो क्या निकल आएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकल आएगा। हम लोगों ने देखा यहाँ पे ग्रॉस क्या होता है, ग्रॉस होता है एन, और इधर वाला जब चला जाएगा डेप्रिसिएशन तो प्लस हो जाएगा, तो एनएनपी प्लस डी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ग्रॉस, ठीक है। लेट्स रब इट, ठीक है, ओके ओके। तो जीएनपी क्या हो जाएगा, दिस इज जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अच्छा, जीएनपी को इधर से देखोगे तो क्या दिखेगा आपको, जीएनपी इज इक्वल टू एनएनपी प्लस डेप्रिसिएशन, डी एनएनपी और प्लस ये वाला और प्लस ये वाला प्लस ये वाला, आप ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, अगर बस हम लोग इतने को देखें, ऊपर वाले डेप्रिसिएशन को छोड़ दें, अब इतना सा बॉक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज एनएनपी एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। अब अगर हम लोगों को इससे फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचना है तो साइंस अपोजिट होते थे, तो टैक्स माइनस हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगता था, इनडायरेक्ट टैक्सेस तो टैक्सेस माइनस हो जाएगा और सब्सिडी प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर का कॉस्ट प्लस जो है अगर हम लोग फैक्टर कॉस्ट प्लस में ऐड करेंगे तो उल्टा अगर हम लोग देख लें, तो अगर इसको इधर से इधर जा रहे हैं हम लोग इसमें, ठीक है, इधर से इधर जा रहा है तो फैक्टर कॉस्ट में क्या हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट में साइन पॉजिटिव हो जाएगा तो इनडायरेक्ट टैक्स प्लस हो गया और सब्सिडी माइनस हो गई, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट में टैक्स क्या करते थे हम लोग, प्लस करते थे, एंड सब्सिडी को हम लोग माइनस करते थे। कहाँ पहुंच गए, तो हम लोग पहुंच गए मार्केट प्राइस पे। किस फैक्टर कॉस्ट की बात हो रही, एनएनपी की बात हो रही, किन मार्केट प्राइस की बात हो रही, तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस की बात हो रही। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट, या मार्केट प्राइस को देख ले, एनएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, नेशनल नेट एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्सेस, देखो इसको प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी, ये निकल आया, ओके, ठीक है। तो यहां से हम लोगों को क्या निकल कर के आया, रबिट, ठीक है। अब क्या निकल कर के आया, ओके व्हाई इज नॉट मूविंग, यस, ओके। तो हम लोग क्या निकाल करके लाए, तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट यहां से लेकर के आए, नेशनल इनकम जिसको कहते हैं, क्या किसको कहते हैं, नेशनल नेट नेशनल एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ही नेशनल इनकम है, और अभी हम लोग बात कर रहे थे कि पर्सनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम माइनस दोस थ्री थिंग्स, माइनस व्हाट, माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटी ऑफ द फर्म टू द हाउसहोल्ड, जो हाउसहोल्ड को दिया, और प्लस क्या कर देते थे हम लोग, तो हम लोग ट्रांसफर पेमेंट कर देते थे, टीपी को हम लोग ऐड कर देंगे, तो पर्सनल इनकम क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें इधर आकर के पॉजिटिव हो जाएंगे, जस्ट साइंस का फॉर्मूला है, ठीक है, साइंस साइन का एडफेयर है, और ठीक है, तो ये तीन चीज प्लस ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस टोटल इज नेशनल इनकम, ठीक है। तो यहां से क्या निकला है, पर्सनल इनकम, तो पर्सनल इनकम क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम में से ये वाली चीज आप माइनस कर दो, ठीक है, ये वाली चीज माइनस कर दो, तो आपको क्या निकला है, पर्सनल इनकम, ये रहा पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम के बाद हम लोगों ने पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम देखा, तो हम लोगों ने देखा कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम का वो पार्ट जो मेरे पास बचा है, पर्सनल इनकम एज अ हाउस होल्ड के पास बच रहा था, बट आपके पास कितना बचा, इसमें से आपसे गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्सेस भी ले लिया एंड फाइन्स पेनल्टीज भी ले लिया, दैट इज नॉन टैक्स पेमेंट भी ले लिया, नॉन टैक्स पेमेंट। डायरेक्ट टैक्स इज व्हाट, पर्सनल टैक्स, तो पर्सनल टैक्स माइनस नॉन टैक्स पेमेंट, तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू व्हाट, ये टोटल में से ये वाला माइनस कर दो, ये वाला माइनस कर दो, तो पर्सनल इनकम ये टोटल है, इसमें से ये वाला माइनस कर दो, तो माइनस माइनस क्या, माइनस जो है, तो ये जो है ये पूरी चीज जो आ जाएगी, ओके। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू व्हाट, इसमें से इसको माइनस करता है, माइनस पर्सनल टैक्स पेमेंट माइनस नॉन टैक्स पेमेंट, ओके। एंड ये जो भी टर्मिनोलॉजी यूज किया गया उसके बारे में नीचे एनसीईआरटी ने लिखा है, इसलिए मैंने डायरेक्टली इसका जो है स्क्रीनशॉट डाल दिया है यहाँ पे, ओके, ठीक है। कि जैसे एनपी क्या है, तो नॉन टैक्स पेमेंट है, जैसे मैं नॉन टैक्स पेमेंट को एनटीपी लिख रहा था, तो आप कंफ्यूज मत होना उस चीज में, ओके ओके। लेट मी चेंज पेन, यस, ठीक है। तो दिस इज इट, वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार आप खुद से देखोगे एंड और भी चीजें समझ में आएगी। उसके अलावा एनसीईआरटी ने कुछ बोल रखा था, ओके, कि नेशनल डिस्पोजेबल इनकम एंड प्राइवेट इनकम क्या होता है,
नेशनल डिस्पोजेबल इनकम के बारे में क्या लिख रखा है कि अपार्ट फ्रॉम दीज कैटेगरीज ऑफ एग्रीगेट मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल इन इंडिया अ फ्यू अदर एग्रीगेट इनकम कैटेगरीज। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया एक बार देख लेते हैं। जीडीपी पढ़ा हम लोगों ने। अच्छा, अगर जीडीपी पढ़ लिया तो एनडीपी भी समझ में आ जाएगा, बस डिप्रिसिएशन को माइनस करना। अच्छा, जीडीपी माइनस ही कर देते हैं ना, माइनस डिप्रिसिएशन, तो एनडीपी। एक काम करते हैं हम लोग उसको फ्रेश में लिख लेते हैं। ठीक है, ओके। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया कि हम लोगों ने पढ़ा कि भाई जीडीपी पढ़ा। अब जीडीपी में से डिप्रिसिएशन को जब माइनस कर दिया तो हम लोगों ने बोला ठीक है एनडीपी आ गया। ठीक है, इस जीडीपी में हम लोगों ने जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड किया तो जीएनपी आ गया। इस जीएनपी में से आप डिप्रिसिएशन फिर से हटा दोगे तो आपको आ जाएगा एनएनपी। ठीक है, अब ये सारी चीजें किस पे चल रही है, ये ऑटोमेटिकली अज्यूम था कि ये मार्केट प्राइस पे है। अब ये अगर मार्केट प्राइस पे है तो जो निकला एनडीपी ये भी मार्केट प्राइस पे है। इससे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकाले तो ये भी मार्केट प्राइस पे है, तो ये भी क्या है, ये भी मार्केट प्राइस पे है। अब हम लोगों को निकालना नेशनल इनकम। नेशनल इनकम होता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये था मार्केट प्राइस पे, तो मार्केट प्राइस पे है तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने माइनस कर दिया, टोटल टैक्स को माइनस कर दिया, इनडायरेक्ट टैक्स जो भी था इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड माइनस कर दिया, प्लस कर दिया सब्सिडी को। जब यहां से ये काम किया तो हम लोगों से क्या, हम लोगों के पास क्या आ गया, हम लोगों के पास आ गया एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ये सारी चीजें आ गई हैं। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ही क्या होता है, नेशनल इनकम होता है। ओके, सॉरी, यस। ठीक है, अब हम लोगों को पर्सनल इनकम चाहिए था, तो हम लोगों ने बोला कि पर्सनल इनकम होता है नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस नेट इंटरेस्ट, नेट इंटरेस्ट नेट इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, इसको पूरा ही लिख देते हैं हम लोग, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, माइनस क्या कर रहे हैं हम लोगों ने, नेट इंटरेस्ट पेमेंट टू हाउस होल्ड बाय फर्म। ठीक है, पर्सनल इनकम क्या था कि पर्सनल इनकम क्या था कि हाउस होल्ड के पास टोटल कितना पैसा रिसीव हो रहा है। रिसीव्ड का मतलब होता है कि वो क्या अर्न कर रहा है, और प्लस क्या ट्रांसफर पेमेंट दिया जा रहा है। ट्रांसफर पेमेंट कहाँ से मिलता है, इंडिया एंड वर्ल्ड कहीं से भी मिल सकता है, बाहर की गवर्नमेंट, बाहर के लोग फ्री में जो भी चीज प्रोवाइड कर दे। ठीक है, तो पर्सनल इनकम हाउस होल्ड के पास आता है क्या, जो कि अर्न है, जो कि ट्रांसफर पेमेंट है। अब ये तो अर्न है। नेशनल इनकम जो है, नेशनल इनकम क्या है कि भाई नेशनल इनकम जो कि फर्म के पास है। ठीक है, जो फर्म है, एंड सेम पैसा सर्कुलर इनकम में घूम करके आता है। हाउस होल्ड के पास अर्न कितना है, ठीक है, ये वाला चीज टोटल अर्न है। इस अर्न में से इसको आप थोड़ा साइड करो। ठीक है, इस अर्न में अगर आप ट्रांसफर पेमेंट को ऐड कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, पर्सनल इनकम। ठीक है, अब हम लोग का निकल गया पर्सनल इनकम। यहां से हम लोगों ने देखा था पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, दैट इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस माइनस पर्सनल टैक्स भरना पड़ रहा है आपको गवर्नमेंट को, जिसको हम लोग डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, आप और हम भरते हैं। ठीक है, जो भी अर्न कर रहा है वो भरता है, जो जिसकी सैलरी आ रही है। ठीक है, एंड पर्सनल टैक्स है, उसके अलावा गवर्नमेंट कुछ नॉन टैक्स लेती है, फाइन पेनल्टीज भी लगाती रहती है। अच्छा, पर्सन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा है, जीडीपी पढ़ा, एनडीपी पढ़ लिया, जीएनपी देख लिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड देखा, डिप्रिसिएशन समझा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आया। इस मार्केट प्राइस में से अगर माइनस इंडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी कर दिया जाए तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आ गया। फैक्टर, इसी को हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। पर्सनल इनकम होता है नेशनल इनकम माइनस दीज थ्री थिंग्स, दैट इज द अर्नड कंपोनेंट। कौन अर्न कर रहा है ये, हाउस होल्ड अर्न कर रहा है। ठीक है, ये जो कंपनी थी, आप कंफ्यूज ना हो, ये जो कंपनी थी, ये जो सोप प्रोड्यूस कर रही थी, इसके लिए जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो जितने का वो सोप बेचा वही तो इन चारों में मिला। कैसे मिला, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रेंट के हिसाब से मिला। ये क्या है, ये अर्नड है, दिस इज अर्नड बाय हाउस होल्ड, प्लस हाउस होल्ड को गवर्नमेंट ने कुछ ट्रांसफर कर दिया, कुछ पैसे ट्रांसफर कर दिए, ट्रांसफर पेमेंट। तो ये वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट प्लस ट्रांसफर पेमेंट, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास पर्सनल इनकम। इसी को लिखने का तरीका है नेशनल इनकम माइनस दोस थ्री थिंग्स प्लस ट्रांसफर पेमेंट। ठीक है, दिस टू आर दी सेम थिंग। तो दिस इज द थिंग। ओके, जस्ट हम लोग एक रिकैप ले रहे थे कि हम लोगों ने पढ़ा क्या है, ताकि हम लोग ओवरवेल्ड ना हो चीजों से।
ओके ओके। अब जो नेक्स्ट चीज एनसीईआरटी बात करता है वो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम एंड प्राइवेट इनकम की बात करता है। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस। मार्केट प्राइसेस पे आपको याद रखना है, इसलिए मैंने बोला कि जो चीज जिसका डेफिनेशन है वो आपको याद रखना है। ओके, तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इज एनएनपी एट मार्केट प्राइस प्लस अदर करेंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेशन के पास डिस्पोजल के पास क्या है, डिस्पोजल में क्या है, ठीक है? तो क्या है? एनएनपी एट मार्केट प्राइस प्लस जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ट्रांसफर पेमेंट आ रहा है। ओके, ये है। तो आइडिया बिहाइंड द नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इज दैट इट गिव्स एन आइडिया ऑफ what is the maximum amount of goods and services in the domestic economy as at its disposable। तो हमारे यहाँ जो भी चीज गुड्स एंड सर्विसेज बन रहा है वो हमारे डिस्पोजल पे कितना सारा प्रोडक्ट है, ठीक है? तो जो भी प्रोडक्ट है हम लोग के डिस्पोजल पे, मतलब जो फाइनली इसको रिलीज किया जा रहा है, किस पे किया जा रहा है? मार्केट प्राइस पे रिलीज किया जा रहा है। इसीलिए जो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम का कॉन्सेप्ट है कि गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारे पास है एट आवर डिस्पोजल, ठीक है, जो कि हम लोग रिलीज कर सके, लेट्स सपोज, ठीक है, तो वो किस पे आएगा? मार्केट प्राइस पे आएगा, ठीक है? तो नेट एशर प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड प्लस जो भी हम लोग बात करते हैं डिस्पोजल पे हमारे पास और क्या है? तो ट्रांसफर पेमेंट है, ठीक है? आप सिंपल एक तरीके से समझो कि लेट्स सपोज कि कुछ प्रोडक्ट बनाया था, उसको हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया, तो किस पे मिलेगा? मार्केट प्राइस पे मिलेगा। प्लस और इनकम कहाँ से कमा रहे हैं? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो भी ट्रांसफर पेमेंट किया जा रहा है, बिना बिना किसी फैक्टर पेमेंट दिए हुए जो फ्री का पैसा आ रहा है, ट्रांसफर पेमेंट, ठीक? सो दिस इज इट। और उसके अलावा एक अच्छी चीज, क्यों नहीं काम कर रहा है ये? एक और चीज है प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम क्या होता है? प्राइवेट इनकम इसलिए पहले समझना जरूरी है, प्राइवेट इनकम क्या है, ठीक है? मैंने बताया था प्राइवेट इनकम और पर्सनल इनकम में डिफरेंस क्या है। प्राइवेट इनकम इज नॉट ओनली अबाउट कि हाउस होल्ड क्या रिसीव कर रहा है, इट इज अबाउट हाउस होल्ड क्या रिसीव कर रहा है और फर्म भी क्या रिसीव कर रहा है। हाउस होल्ड क्या रिसीव कर रहा है, फर्म भी क्या रिसीव कर रहा है। एंड किसकी बात हो रही है? रिसीव की बात हो रही है, नॉट अर्न की बात हो रही है। तो रिसीव्ड इज अबाउट टू थिंग्स, इट इज अबाउट, बार बार मैं एक ही बात कर रहा हूँ, इट इज अबाउट अर्नड आल्सो, इट इज अबाउट जो आपको फ्री का पैसा मिला है वो भी, जो ट्रांसफर पेमेंट मिला है वो भी। ओके, तो प्राइवेट, अनलाइक personal income was about only this, but private income is about both। प्राइवेट इनकम इज अबाउट बोथ कि दोनों के पास ना क्या पैसे आ रहे हैं, ठीक है? तो प्राइवेट इनकम रेफर्स टू द टोटल इनकम रिसीव्ड, फिर से वही इंपॉर्टेंट वर्ड, रिसीव्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। प्राइवेट सेक्टर इंक्लूड्स बोथ ऑफ दिस, ठीक है? It represents all income earned or received by private individuals and private institution, that is company समझ लो, whether it comes from production or transfer से आए, ठीक? ओके, इसी को ऊपर जो है बताया गया है कि फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है? तो ये तो किसका इनकम हो गया? हाउ, फर्म का हो गया, कंपनी का हो गया, ठीक है? कंपनी का हो गया। प्लस नेशनल डेट इंटरेस्ट, ठीक है? जो कंपनीज है, लेट्स सपोज कोई बैंक ही थी, ठीक है, वो भी एक फर्म है, तो उसने जो है डेट दे रखा है, डेट दे रखा है, तो उसके बदले में उसको पैसे तो मिलेंगे ना, इंटरेस्ट भी तो मिलेगा, ठीक है? तो ये भी तो किसकी कमाई हो गई? ये किसकी कमाई है? ये जो प्राइवेट कंपनी है जिसने लोन दे रखा था उसकी कमाई है। तो प्लस नेशनल डेट इंटरेस्ट तो वो भी ऐड होगा, ठीक है? प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ऑब्वियसली जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, फैक्टर इनकम से जो भी कमाई हो रही है उसकी भी बात की जा रही है। प्लस करंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट, बिल्कुल, अदर नेट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये सारी चीजें हैं। ओके, ये सारी की सारी चीजें हैं प्राइवेट इनकम में। ओके, हम लोग जब ऊपर बात कर रहे थे कि हम लोगों ने बात करते हैं कि टाइप ऑफ प्राइसेस की, ऊपर चले जाते हैं, देख लेते हैं। ओके ओके ओके, सो हम लोग यहाँ बात कर रहे थे, ये बात कर रहे थे हम लोग कि जब हम लोग प्राइसेस की बात करते हैं, टाइप ऑफ प्राइसेस इन नेशनल इनकम, तो फर्स्ट मैंने बताया था बेस्ड ऑन द स्टेज की फैक्टर कॉस्ट पे देख रहे हैं, बेसिक प्राइसेस पे देख रहे हैं, या फिर मार्केट लेवल तक पहुंचते पहुंचते किसी प्रोडक्ट का, गुड्स एंड सर्विसेज का क्या प्राइस हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा था फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, इस पे प्रोडक्शन टैक्स एंड प्रोडक्शन सब्सिडी ऐड किया, तो ये किया तो बेसिक प्राइसेस आया, बेसिक प्राइसेस हम लोग मार्केट प्राइस पे पहुंचे। तो ये क्या, स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड कर रहा है। सेकंड जो प्राइसेस को बांटने का तरीका है वो हम लोगों ने बोला था कि बाद में हम लोग देखेंगे, वो अब हम लोग देख रहे हैं, ठीक है? सो अब आया हमारे पास जो दूसरा तरीका होता है ना, वो हम लोग जो है टाइम के बेसिस पे प्राइसेस को देखते हैं। टाइम के बेसिस पे तो दो तरीके से देखा जाता है टाइम के बेसिस पे। एक हम लोग कहते हैं नॉमिनल जीडीपी और एक होता है रियल जीडीपी, ठीक है? नॉमिनल और रियल जीडीपी होता है, ठीक है? प्रॉब्लम क्या हम लोग देखते हैं, जीडीपी कंपैरिजन अक्रॉस टाइम
और कंट्रीज बिकम्स डिफिकल्ट इफ प्राइस चेंज। ठीक है, क्यों? क्योंकि जीडीपी इज अबाउट व्हाट? जीडीपी इज अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट। जीडीपी इज अबाउट व्हाट? प्रोडक्शन ऑफ द आउटपुट। आउटपुट ऑफ व्हाट? गुड्स एंड सर्विसेज। बट अगर एक इकोनॉमी 200 कार प्रोड्यूस कर रही है, 200 केजी राइस प्रोड्यूस कर रही है, तो आप ये तो नहीं बोलोगे कि इस कंट्री का आउटपुट जो है, फिर आप बताने लग जाओगे करोड़ों प्रोडक्ट है, तो आप क्या बोलोगे? करोड़ों प्रोडक्ट का नाम तो नहीं लेने लग जाओगे कि मेरी कंट्री इंडिया में 200 कार प्रोड्यूस होते, 200 केजी राइस प्रोड्यूस होता, 300 केजी मेज प्रोड्यूस होता। ऐसे तो नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे थे? तो हम लोग एक मॉनेटरी वैल्यू पे आ रहे थे, एक कॉमन स्टैंडर्ड पे आ रहे थे। ठीक है, कि सारे का सारा प्रोडक्ट डिफरेंट है, गुड्स एंड सर्विसेज बहुत डिफरेंट है, बट सबके लिए कॉमन क्या है कि सबके प्राइसेस पे हम लोग आ गए, वैल्यू पे आ गए थे। जीडीपी इज अबाउट व्हाट? वैल्यू ऑफ फाइनल मॉनेटरी वैल्यू। बात की थी ना हम लोगों ने, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। वैल्यू की बात कर रहे थे हम लोग। क्यों कर रहे थे? बिकॉज गुड्स एंड सर्विसेज डिफरेंट टाइप का प्रोड्यूस होता है, तो सबको एक इतना तो नाम नहीं लेंगे, तो हम लोग जनरली सबका मॉनेटरी वैल्यू ऐड करते हैं और हम लोग कहते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है, लेट्स सपोज 4 ट्रिलियन की है, यूएस की जो इकोनॉमी है, लेट्स सपोज वो 20 ट्रिलियन की है, तो हम लोग फिर कंपैरिजन भी करते हैं। हमारी इकोनॉमी जो यूएस की इकोनॉमी है वो हमारी इकोनॉमी से 5 टाइम्स बड़ी है, लेट्स सपोज जो भी फिगर है, ओके, तो 5 टाइम्स बड़ी है। तो ये कंपैरिजन कब हो पाया? जब एक कॉमन चीज पे आए, कि एक कॉमन करेंसी पे आए, लेट्स सपोज कि डॉलर्स में कन्वर्ट करके देखा गया, और सबको किस में आया? हम लोग पेमेंट में आए, हम लोग मॉनेटरी वैल्यू में लेकर के आए हर एक चीज को, एंड देन कंपैरिजन बहुत आसान हो गया। ओके, तो यही चीज ये कह रहा है कि तो इट इज अबाउट व्हाट? जीडीपी इज अबाउट द आउटपुट वैल्यू। ठीक है, बट वैल्यू क्या होता है? अब हम लोग थोड़ा सा इधर चलते हैं। ओके, यहां समझते हैं। ओके, तो मैंने बोला कि जो आउटपुट है किसी इकोनॉमी का वो बहुत वैरिड है, इसीलिए हम लोग कॉमन स्टैंडर्ड पे आते हैं, वो आते हैं सबके प्राइसेस को, सबके जो वैल्यू है, नॉट प्राइसेस, सबकी मॉनेटरी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, और सबकी मॉनेटरी वैल्यू जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ सबको ऐड कर लेते हैं। वैल्यू किसी चीज का क्या होगा? लेट्स सपोज कि मैं बोलूं कि 2 केजी पोटैटो का क्या वैल्यू होगा? आपको इसके लिए क्या पे करना पड़ेगा? तो आपको पता होगा कि इसके लिए पता होना चाहिए कि क्वांटिटी क्या है और पर यूनिट क्वांटिटी का प्राइस क्या है, ये पता होना चाहिए। आपको पता है क्वांटिटी 2 केजी है आलू का, एंड 1 केजी आलू लेट्स सपोज कि 20 पर केजी का है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि जो 2 केजी पोटैटो की वैल्यू है, दैट इज 2 into 20 इज इक्वल टू 40। दैट इज वैल्यू का क्या मतलब होता है? वैल्यू इज इक्वल टू क्वांटिटी इंटू प्राइस। यहां से आप देखो क्वांटिटी इंटू प्राइस, इससे क्या निकलेगा? वैल्यू निकलेगा किसी भी चीज का। ठीक है, अब ये यहीं पे चीजें आती है, वैल्यू इज इक्वल्स टू क्वांटिटी इनटू प्राइस। ठीक है, अब जब हम लोग जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो मैंने बोला कि क्वांटिटी तो फिक्स, क्वांटिटी तो कैसा है ना कि क्वांटिटी जिस साल की बात कर रहे हैं उसी साल की क्वांटिटी को, तो क्वांटिटी क्या है कि क्वांटिटी हमेशा करंट ईयर की देखते हैं। बट बात हुआ कि प्राइसेस कब की देखें। ठीक है, प्राइसेस कब की देखें, तो प्राइसेस को इस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है, जो मैंने बोला कि टाइम के बेसिस पे किया जाता है। तो जो करंट ईयर की प्राइसेस को अगर आप देखोगे ना, यहां से जो निकल करके आता है उसको हम लोग कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। आगे देखेंगे क्या होता है नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, और एक बेस ईयर होता है, बेस ईयर होता है, इससे जो जीडीपी निकल के आता है इसको हम लोग कहते हैं रियल जीडीपी। ठीक है, क्यों कर रहे हैं बेस ईयर का? क्योंकि लेट्स सपोज कि 10 साल लेते हैं, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, ऐसे करते करते 26। अब हम लोग एक एक ईयर किसी को पकड़ते हैं, एक ईयर किसी को पकड़ते हैं, एंड इसके कंपैरिजन में देखते हैं कि ठीक है 2016 में कुछ चीजों की कुछ प्राइसेस थी, उसको हम लोग फिक्स कर लेते हैं, उसको हम लोग फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, एंड देन फिर देखते हैं कि 2017 में जो है अगर प्राइस फिक्स हो गया, क्यों? क्योंकि जीडीपी में हम लोग एक्चुअल में क्या देखना चाह रहे थे? एक्चुअल में हम लोग जानना चाह रहे थे कि आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कितना प्रोड्यूस हुआ, आउटपुट। एक्चुअल में हम लोग वैल्यू देखना नहीं चाह रहे थे। क्यों? बिकॉज क्योंकि हम लोग जीडीपी इज अबाउट द आउटपुट प्रोड्यूस्ड, द गुड्स एंड सर्विसेज कितना प्रोड्यूस हो रहा है। बट हम लोग को वैल्यू क्यों देखना पड़ा? क्यों? क्योंकि एक स्टैंडर्ड यूनिट पे लाने के लिए हम लोग को मॉनेटरी टर्म्स में लाना पड़ा था। अब लेट्स सपोज कि वैल्यू जो है, जीडीपी इज अबाउट वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू इज क्वांटिटी इनटू प्राइस। अब हमें एक्चुअल में क्या जानना था इनिशियली कि जीडीपी इज अबाउट आउटपुट, आउटपुट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, आउटपुट क्वांटिटी इज व्हाट? आउटपुट। बट लेट्स सपोज कि प्राइस में ही फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है,
अब इसके प्राइस मल्टीप्लिकेशन में है, तो अब जो जीडीपी होगी, ठीक है, हाँ ठीक है। अब जीडीपी में हम जानना चाहते थे क्या कि भाई आउटपुट कितना प्रोड्यूस हुआ है, क्वांटिटी इनटू प्राइस। क्यों करना पड़ा प्राइस वाली चीज को, वैल्यू पे क्यों लाना पड़ा, क्योंकि कॉमन स्टैंडर्ड लाना था इसलिए वैल्यू पे लाना पड़ा। बट एक्चुअल में हम लोग क्या जानना चाहते थे कि भाई क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस हुई है, ज्यादा हुई है पिछले ईयर से या कम हुई है, इन चीजों को। बट हमारी मजबूरी थी कि हमें वैल्यू पे लाना पड़ा, क्यों, क्योंकि कॉमन स्टैंडर्ड पे लाना था तो प्राइस को मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब आप समझो कि अगर प्राइस में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है तो इसके कारण क्या होगा, जीडीपी में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होगा। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो हमारा एम था ओरिजिनल कि क्वांटिटी में क्या हो रहा है, क्वांटिटी ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, वो तो पता ही नहीं चल रहा क्वांटिटी प्रोड्यूस ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं प्राइसेस को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। एक करंट ईयर की प्राइस को लेते हैं और एक बेस ईयर की प्राइस को लेते हैं। बेस ईयर की प्राइसेस को क्या करते हैं हम लोग, फिक्स कर देते हैं। अब अगर वैल्यू जो है, वैल्यू दैट इज जीडीपी इज अ वैल्यू, ठीक है, वैल्यू इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू प्राइस। तो अगर प्राइस को फिक्स कर दें, तो क्यू इनटू प्राइस में अगर प्राइस फिक्स हो गया, अब जो भी जीडीपी, अब जो भी क्वांटिटी में उतार या चढ़ाव होगा वो सेम चीज जीडीपी को रिफ्लेक्ट करेगा। देयरफॉर दिस इज द बेसिक कि हम लोग जो है क्यों प्राइसेस को फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ये चीज है। ओके, तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं और इससे क्या है, कैलकुलेशन आसान हो जाता है। 2016 को लेट्स सपोज, अभी जो हमारा बेस ईयर चल रहा है, एक्चुअल एग्जांपल ही लेके चलते हैं, 2011-12 का बेस ईयर चल रहा है। ठीक है, अब 11-12 के बेस ईयर को, दैट इज बेस ईयर में प्राइसेस को कर दिया गया है फिक्स। अब लेट्स सपोज कि एक ही प्रोड्यूस हो रहा है इकोनॉमी में, बस आलू प्रोड्यूस हो रहा था। आलू का 2011-12 में, पोटैटो का 2011-12 में जो प्राइस था वो था 20 पर केजी का। ठीक है, और उस साल प्रोड्यूस हुआ था 2 केजी। तो उस साल की जीडीपी क्या थी, 40, 2011-12 में। हम लोग को जानना है 2016-17 में हमारी जीडीपी क्या है। आज भी हम लोग अज्यूम करते हैं कि लेट्स सपोज बस पोटैटो जो है, बस आज भी पोटैटो ही बस प्रोड्यूस होता है। यस, आज भी बस पोटैटो ही प्रोड्यूस होता है। अब हम लोगों ने देखा, दो तरीके का एग्जांपल ले लेते हैं। एक देखते हैं कि हाँ मतलब 2 केजी ही प्रोड्यूस हो रहा है एंड जो प्राइसेस है वो अब 20 की जगह 30 पर केजी है। आज के करंट ईयर की बात कर रहे हैं, 2016-17 की। तो आपको जीडीपी क्या दिखेगा, 60 दिखेगा। तो आपको लगेगा कि आपकी जीडीपी 40 से 60 हो चुकी है। दैट इज इतने से इतने साल में कितने का इंक्रीमेंट हो चुका है, तो 20 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100। ठीक है, दैट इज 50% जीडीपी हमारी इतने इस 5 साल 6 साल में जो 50% का इंक्रीमेंट हुआ है। हाउएवर क्या ये रियल चीज है, नहीं है। क्यों, क्योंकि जीडीपी बढ़ी किस कारण है, क्या आउटपुट प्रोड्यूस, जो आउटपुट फोकस था जीडीपी का, क्या वो बढ़ा है, नहीं, वो आज भी 2 केजी है। बढ़ किसके कारण गया, इसके कारण बढ़ गया है। अगर ये कम हो जाता, लेट्स सपोज कि आज प्राइस 15 होती, तो हम लोग कहते हैं कि अब जीडीपी क्या हमारी 30, तो हमें लगता है कि जीडीपी जो है वो घट गई है, पहले जो 40 थी बट अब 30 हो गई। अगर 15 के प्राइस पे जाते जो है अब घट गई है, बट आउटपुट तो अभी भी 2 केजी ही प्रोड्यूस हो रहा था। देयरफॉर, तो ऐसे इसको जो हम लोग कहते हैं ना करंट ईयर, तो नॉमिनल जीडीपी, अब हम लोग नॉमिनल जीडीपी के टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं। नॉमिनल जीडीपी का टर्म का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ द प्रेजेंट ईयर इनटू प्राइस ऑफ द प्रेजेंट ईयर। क्वांटिटी ऑफ द प्रेजेंट ईयर इनटू प्राइस ऑफ द प्रेजेंट ईयर। हाउएवर तो जो सेकंड एग्जांपल हम लोग ले रहे थे यहाँ पे, ठीक है, कि लेट्स सपोज कि अब जो है आलू 3 केजी इस साल प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, एंड जो प्राइसेस है लेट्स सपोज कि वो 13 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, ताकि वो 40 के आसपास आ गया लेट्स सपोज। ठीक है, तो प्राइस भले ही घटा है बट आउटपुट क्या हुआ हमारा, ज्यादा हुआ है। ठीक है, तो ये है नॉमिनल जीडीपी का कॉन्सेप्ट कि इस साल का प्राइस इनटू इस साल का जो है क्वांटिटी। अब उसके बाद आता है बेस ईयर। बेस ईयर इज अबाउट व्हाट, क्वांटिटी ऑफ द प्रेजेंट ईयर। क्वांटिटी दोनों जगह जो है हम लोग इस साल का लेते हैं। क्यों, क्योंकि क्वांटिटी में ही तो देखना है कि इस साल की क्वांटिटी क्या हुई है, ज्यादा हुई है, घटी है, बढ़ी है, क्या हुआ है, कांस्टेंट रह गया। बट प्राइस ऑफ द बेस ईयर, इसमें प्राइस ऑफ द प्रेजेंट ईयर नहीं लेते हैं। प्राइस क्या लेते हैं, बेस ईयर का, ताकि प्राइस को फिक्स कर दो ना। प्राइस को फिक्स कर दो तो आपको पता चले क्वांटिटी में कैसे उतार चढ़ाव हुआ है। तो अगर 2016 के बाद करते 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 2026 तक भी आ जाओगे आप, हर साल की आप रियल जीडीपी देखोगे, हर साल आप क्या देखोगे, रियल जीडीपी देखोगे। तो 2016 में पोटैटो के एग्जांपल में जो रियल जीडीपी थी वो 40 की थी। ठीक है, 2020 एक आगे चलते हैं, 2017 में चलते हैं। ठीक है, 17 में लेट्स सपोज की रियल जीडीपी 50 हुई,
फिर रियल जीडीपी बढ़ते बढ़ते आज रियल जीडीपी लेट्स सपोज 80 रुपीज की है। तो रियल जीडीपी अगर बढ़ता चला जा रहा है तो इसका क्या मतलब है, रियल जीडीपी क्या होती थी, रियल जीडीपी क्वांटिटी ऑफ द प्रेजेंट ईयर इनटू प्राइस ऑफ द बेस ईयर। प्राइस तो बेस ईयर का ही है, इसी साल का प्राइस है, ये हम लोग बेस ईयर कंसिडर कर रखे थे, बेस ईयर कंसिडर कर रखे थे। तो प्राइस तो 2016 वाला ही है। तो अब जो भी फ्लक्चुएशन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, प्रेजेंट ईयर की क्वांटिटी के कारण हो रहा है। तो हर साल जो ग्रोथ हो रहा है दैट मीन्स कि हर साल पोटैटो जो प्रोड्यूस हो रहा है, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ व्हाट, ऑफ पोटैटो इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। दैट मीन्स कि हम अच्छा कर रहे हैं, हमारा जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो रहा है, आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। वैल्यू के बेसिस पे किसी चीज को नापना जीडीपी में हमारी मजबूरी थी, ठीक है। बट हमें एक्चुअल में जानना क्या था, हमें एक्चुअल में जानना था कि क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड क्या है, इसीलिए हम लोग नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी के जो है बेसिस पे आते हैं। ओके, तो इससे एक चीज निकल करके आता है, उसको हम लोग कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी क्या, डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर होता है, ये क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर इज एक्चुअली मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को मेजर करता है इकोनॉमी में। इन्फ्लेशन क्या होता है कि एवरेज राइज इन दी प्राइसेस, ठीक है। तो कैसे जीडीपी, तो प्राइसेस को जब हम लोग रियल जीडीपी की बात कर रहे थे तो आप सोचो उसमें हम लोग प्राइस को ही फिक्स कर रहे थे, ठीक है, ताकि हमें क्वांटिटी का पता चल सके। जीडीपी डिफ्लेटर में उल्टा कर रहे हैं हम लोग, ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें प्राइसेस का पता चले। डिफ्लेटर इज व्हाट, इट इज अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है, वो प्राइस को ट्रैक करता है, ठीक है, प्राइस को ट्रैक करता है। तो प्राइस को अगर बस ट्रैक करना है तो हमें क्या चीज हटाना पड़ेगा कि क्वांटिटी का जो, क्योंकि वैल्यू, जीडीपी इज अबाउट वैल्यू इज इक्वल क्वांटिटी इनटू प्राइस। पिछली बार हमें क्या जानना था कि क्वांटिटी, जीडीपी इज अबाउट क्वांटिटी, अच्छे अच्छे मतलब जीडीपी इज अबाउट व्हाट, वैल्यू दोनों ही, बट हमें जानना क्या था, क्वांटिटी जानना था। तो जब क्वांटिटी जानना था तो हमने प्राइस को फिक्स कर दिया था, ताकि जो क्वांटिटी में डिफरेंस है, डिफरेंस आएगा वही वैल्यू में आएगा, वही जीडीपी में आएगा। अब की क्या है ना, हमें प्राइस को ट्रैक करना है। तो प्राइस को ट्रैक करना है तो क्या करेंगे, ऐसा कुछ करो कि क्वांटिटी कट जाए, क्वांटिटी का रोल ही ना रहे, तो जो भी मूवमेंट है वो प्राइसेस में होगा। देयरफॉर जीडीपी डिफ्लेटर को हम लोग क्या करते हैं, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी कर देते हैं। अब हम लोग इसको देखते हैं, नॉमिनल जीडीपी इज व्हाट, क्वांटिटी ऑफ द प्रेजेंट ईयर इनटू, नीचे लिखता हूं मैं, nominal GDP is what, quantity of the present year into price of the present year, divided by real GDP is what, quantity of the present year into price of the base year. Quantity of the present year, quantity of the present year कट गया, तो GDP deflator is equals to what, price of the present year divided by the price of the base year. ये है, इससे क्या है, प्राइसेस का फ्लक्चुएशन पता चल रहा है कि बेस ईयर के कंपैरिजन में प्रेजेंट ईयर में प्राइसेस कितना बढ़ा है, घटा है, क्या हुआ है। लेट्स सपोज कि प्रेजेंट ईयर एंड बेस ईयर में क्या जो है कितना परसेंटेज का इंक्रीमेंट हुआ होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पीपी, प्राइस ऑफ द प्रेजेंट ईयर माइनस प्राइस ऑफ द बेस ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ द बेस ईयर इनटू 100, बेसिक सीसैट। अगर ये कर लिया जाएगा तो इससे क्या निकल जाएगा, इससे क्या निकल जाएगा हम लोगों को, जीडीपी डिफ्लेटर प्राइस का ट्रैक निकल जाएगा कि बेस ईयर के कंपैरिजन में कितना परसेंटेज का इंक्रीमेंट हुआ है, परसेंटेज का बेसिक से, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी, जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर एक्सेट्रा। ओके, अब हम लोग यहाँ देखते हैं किस किस चीजों के बारे में। नॉमिनल जीडीपी हम लोगों ने डील कर लिया, सेम चीज है जो मैं समझा रहा था। ओके, अच्छा, इन चीजों में ना एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि जो हम लोग इन चीजों में एक चीज डील करते हैं विच इज के, ओके, ठीक है, ओके, वो मिस हो गया है यहाँ पे, नहीं, ओके, ठीक है, हम लोग डील कर लेते हैं इससे, ठीक है। तो हम लोग क्या कह रहे थे, बेस ईयर एक सेलेक्ट कर रहे थे। बेस ईयर अभी क्या चल रहा है इंडिया में, जीडीपी का बेस ईयर 2011-12, दैट इज प्राइसेस ऑफ 2011-12 इज फिक्स्ड। ये क्या है, फिक्स्ड है, और इसी को हम लोग रियल जीडीपी के लिए प्राइस ऑफ 2011-12 की प्राइस को यूज करते हैं। तो बेस ईयर ऐसा है जिसका प्राइस यूज कर रहे हैं, मल्टीपल ईयर्स में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो बेस ईयर कैसा ईयर होना चाहिए, वो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, किसी भी ईयर को बेस ईयर नहीं बनाया जा सकता। बेस ईयर की प्राइस को अगर हम लोग स्टैंडर्ड प्राइस मान रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, स्टैंडर्ड प्राइस मान रहे हैं, तो वो एक ऐसा ईयर होना चाहिए जिसमें फ्लक्चुएशंस बहुत कम रहा हो। फ्लक्चुएशन जो है ना, फ्लक्चुएशन जो है वो लीस्ट रहा हो,
ठीक है, लीस्ट फ्लक्चुएटिंग ईयर होता क्यों? क्योंकि अगर कोई बहुत फ्लक्चुएटिंग ईयर, लेट्स सपोज कि किसी साल बहुत गंदा वाला ड्रॉट आ गया है, ठीक है, तो उस साल प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होगा। तो ये एक सही मेट्रिक नहीं है आगे की ईयर्स को इसके प्राइसेस पे डील करने का, कि कोई एक्सेप्शनल ईयर था एंड उसके प्राइसेस को आपने फिक्स कर लिया। देयरफॉर हम लोग जिस तरीके का ये करते हैं ना, जो ईयर को सेलेक्ट करते हैं, वो ईयर रिलेटिवली स्टेबल ईयर होना चाहिए। स्टेबल ईयर का क्या मतलब है? स्टेबल ईयर या नॉर्मल ईयर कह लो आप, उसका क्या मतलब होता है कि उस साल ना कुछ भी एक्सट्रीम इवेंट नहीं हुआ हो। लेट्स सपोज एक्सट्रीम इवेंट मतलब, लेट्स सपोज कि आप कोविड के 2021 को बेस ईयर मान लेते हो, ठीक है, इस साल प्राइसेस बहुत नीचे गई होंगी ऑब्वियसली, तो ये सही ये नहीं है। तो एक्सट्रीम इवेंट नहीं होना चाहिए, वॉर, उस साल वॉर नहीं हो रहा हो, फेमाइन नहीं आ गया हो, कोविड जैसा सिचुएशन नहीं आ गया हो, ठीक है, फ्लड, बहुत मतलब ऐसे तो कुछ ना कुछ फ्लड ब्लड आता ही रहता है, बट एक इतने बड़े स्केल पे आया है कि वो पूरी की पूरी प्राइसेस को जो है सीवियरली इम्पैक्ट किया है, वो नहीं होना चाहिए। एक्सट्रीम इवेंट उस साल में नहीं होना चाहिए, एक तो वो चीज है, ठीक है। अब जो ईयर है ना, उसका जो उसमें जो हम लोग उसको थोड़ा रिसेंट रखने की कोशिश करते हैं, रिलेटिवली रिसेंट, नॉट वेरी रिसेंट, ताकि उसका जो जो बास्केट है, बास्केट का क्या मतलब है कि उस ईयर में बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज का बात हुआ होगा, तो ये गुड्स एंड सर्विसेज ना आज भी रिफ्लेक्टेड हो। दैट इज, अगर कोई चीज 2011-12 में जो है चल रही थी, और आज मुझे 2026 का जो है जीडीपी निकालना है, तो प्राइसेस हम लोग कब के यूज कर रहे हैं? 2011-12 के। अब लेट्स सपोज कि 2011-12 में जो है ये लेट्स सपोज कि ये जो इस चीज से पढ़ाया जाता है, ठीक है, पेन टैब से पढ़ाया जाता है, लेट्स सपोज कि 2011-12 में पेन टैब था ही नहीं, 2026 में तो पेन टैब है। अब इसका भी तो निकालना पड़ेगा, जीडीपी में तो इसका भी प्रोडक्शन हो रहा है, पेन टैब का बहुत सारा प्रोडक्शन हो रहा है। अब 2011-12 आप एक ऐसा ईयर निकाले हो जिस साल उसके बास्केट में, उस साल के बास्केट में पेन टैब था ही नहीं, तो आप फिर कैसे कैलकुलेट करोगे? क्योंकि अब था ही नहीं तो उसका तो प्राइस ही नहीं है आपके पास, तो आप प्राइस ही नहीं है तो क्या ही, कौन सा प्राइस फिक्स करोगे? जब आप प्राइस ही नहीं फिक्स कर पाओगे तो इस साल कंपेयर कैसे करोगे? इस साल लेट्स सपोज कि पेन टैब की 10 क्वांटिटी रिलीज हुई इनटू प्राइस ऑफ द बेस ईयर। प्राइस ऑफ द बेस ईयर तो तब होगा जब बेस ईयर में वो चीज प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही होगी, पेन टैब तो प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा था, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। देयरफॉर ईयर ऐसा भी सेलेक्ट करना है जिस साल के बास्केट में सारे गुड्स एंड सर्विसेज रिप्रेजेंटेड हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1901 को बना लिया बेस ईयर, हो ही नहीं रहा ये प्रोड्यूस, एक्सपेंड हो ही नहीं रहा, प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा पेन टैब, अब आप करते रहो, तो उतना पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी चीज है। और क्या है कि एक और चीज आप देख लो कि उस साल इकोनॉमी में कोई एक्सट्रीम इवेंट है, और जो है बास्केट थोड़ा रिसेंट होना चाहिए ताकि गुड्स एंड सर्विसेज पूरा रिप्रेजेंटेड हो। उसके साथ क्या है ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ईयर ऐसा है जिस साल इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन आया हो। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कि इकोनॉमी में ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इकोनॉमिक लेवल पे आया हो, ठीक है। लेट्स सपोज कि 1991 हमारा एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर था। क्यों? क्योंकि हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी से ना, हम लोग एलपीजी की तरफ बढ़े थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो जब अब इकोनॉमी में इस लेवल का कुछ चेंज होता है ना कि पूरी की पूरी इकोनॉमी में स्ट्रक्चर में ही चेंज आ जाए, इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में, लेट्स सपोज जीएसटी एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर है, 2015 या 16 जब भी लाया गया था, व्हाटएवर। तो जब जीएसटी लाया गया था तो उस टाइम ऐसा था कि बहुत अप्रोड हुआ था चीजों को लेकर के, प्राइसेस प्राइसेस एंड चीजें सही से नहीं काम कर रही थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उस साल में, ओके। तो ये सारी चीजें हैं जो कि बेस ईयर को समझने में मदद करती है। अभी रिसेंटली बोला जा रहा है कि बेस ईयर को जो है चेंज किया जाएगा, जब किया जाएगा तो उसको हम लोग और कवर कर लेंगे, ओके, ठीक है। एंड आई एम जस्ट चेकिंग कि कुछ छूटा ना हो आपको पढ़ाने में। Okay, this is done. Done. Okay. ठीक है, रियल जीडीपी हम लोगों ने देख लिया, ओके। बेस ईयर देख लिया, जीडीपी डिफ्लेटर देख लिया, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी, देयरफॉर प्राइस ऑफ द प्रेजेंट ईयर काट करके क्या बचता था, प्राइस ऑफ द प्रेजेंट ईयर इनटू बेस ईयर, ठीक है, ओके, सेम चीजें हैं। और कुछ सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई के बारे में बताया गया है। हम लोग इसको अच्छे से डील करेंगे जब हम लोग इन्फ्लेशन का चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उसको और अच्छे से डील करेंगे, बट मैंने जस्ट यहाँ पे इसलिए लिख दिया क्योंकि ये एनसीईआरटी में इसी चैप्टर में जो है कवर किया गया है,
हम लोग इसको अच्छे से नेक्स्ट जो जब इन्फ्लेशन का चैप्टर आएगा उसमें कवर करेंगे। ओके, एक जो लास्ट चीज बच जाता है जीडीपी एंड वेलफेयर कॉन्सेप्ट की, ठीक है। तो क्या जीडीपी इकोनॉमी का, कैन जीडीपी मेजर वेलफेयर, मेजर वेलफेयर, ठीक है। एक दो वर्ड होता है, एक वर्ड हो गया मेजर और एक हो गया इंडिकेटर। एक होता है मेजर, एक होता है इंडिकेटर। तो क्या जीडीपी इंडिकेटर है वेलफेयर का? तो यस, इट इज एन इंडिकेटर। ओके, क्या ये मेजर है? नॉट एग्जैक्टली। मेजर और इंडिकेटर अलग चीज होता है। कि वेलफेयर कब होगा? वेलफेयर कब होगा जब आपके और मेरे पास ना, लेट्स सपोज की एजुकेशन भी है, हमें दिया जा रहा है, स्किल्स प्रोवाइड किया जा रहा है, हमारा हेल्थ अच्छा चल रहा है, ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है, सारी चीजों के ऊपर जो है बात की जा रही है। हर इंसान के का जो पर कैपिटा इनकम है ना, वो उसमें एक्सट्रीम फ्लक्चुएशन नहीं है। कि पूरी कंट्री में 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास 90% ऑफ द वेल्थ है, एंड जो बचे हुए 90% पॉपुलेशन, उसके पास 10% का वेल्थ है। जीडीपी में तो दोनों फिगर से सेम ही आएगा, बट पर कैपिटा बेसिस पे आप सोचो कि 90% लोग कितना सफर कर रहे हैं कि उनके पास 10% का बस वेल्थ है, एंड टॉप 10% ऑफ द कंट्री हैव द 90% ऑफ द वेल्थ। ठीक है, तो इसकी क्या एक्सट्रीम इनइक्वालिटी को बता रहा है। तो इससे वेलफेयर डिनोट होगा? नहीं, वेलफेयर नहीं डिनोट होगा। फिर अगर पर कैपिटा इनकम खराब है तो वेलफेयर नहीं डिनोट होगा। तो बट जीडीपी इज अबाउट व्हाट? जीडीपी इज अबाउट एग्रीगेट फिगर ऑफ ऑल द इनकम्स, या फिर आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कह लो, कुछ भी कह लो। जीडीपी एग्रीगेट है। अंबानी जी का भी टोटल प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज ऐड किया गया, मेरा भी किया गया, आपका भी किया गया, टोटल करके एक एग्रीगेट लाया गया, टोटल एग्रीगेट फिगर लेकर के आया गया। ठीक है, ये है जीडीपी। तो जीडीपी, ये भी सच है कि अगर जो जीडीपी का फिगर है ना, जीडीपी का जो पाई है, हमारा पाई जीडीपी का बस 4 ट्रिलियन का है, ठीक है। तो 4 ट्रिलियन का, तो हमारा एजुकेशन का भी स्पेंडिंग कितना है? 2% का। पिछले 30 साल से हम लोग ऑलमोस्ट, पिछले ऑलमोस्ट 30 ईयर से हम लोग 2% ही एजुकेशन पे खर्चा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा पाई ही 4 ट्रिलियन है। तो और भी तो काम है। लेट्स सपोज हमारा पाई बड़ा हो जाता और ये 20 ट्रिलियन का होता, ठीक है, 20 ट्रिलियन का होता, और अब इसका 2% भी लेते तो भी वो इनकम बहुत बड़ा होता जो एजुकेशन के ऊपर खर्च हो रहा होता। 2% ऑफ द 20 ट्रिलियन वर्सेस 2% ऑफ द 4 ट्रिलियन, बहुत बड़ा डिफरेंस है। देयरफॉर जीडीपी का पाई होना, पाई जो ये टोटल चीज है, ठीक है, जीडीपी क्या है? एक एग्रीगेट फिगर है। तो अगर पाई बड़ा होगा ना, लेट्स सपोज कि ये चाइना है, ठीक है, तो अगर पाई बड़ा है तो वेलफेयर भी, हाँ, हमारा ज्यादा होगा, बट नॉट नेसेसरली। देयरफॉर ये क्या है? ये इंडिकेट कर रहा है कि जीडीपी का अगर पाई बड़ा है तो वो वेलफेयर का इंडिकेटर है। ऐसा नहीं है कि नहीं, अगर गवर्नमेंट के पास जीडीपी का जो टोटल इनकम है वो उतना बड़ा फिगर है, अगर तो गवर्नमेंट के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा है, उससे ज्यादा से जितना ज्यादा जीडीपी, दैट मीन्स व्हाट? उतना ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है। जितना ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है, हर प्रोडक्शन पे गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा ले रही है। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट के पास टैक्स जो है बहुत बड़ा है, टैक्स का जो पूल है वो बहुत बड़ा है। टैक्स का पूल बहुत बड़ा है तो गवर्नमेंट बहुत अच्छा हेल्थ दे पाएगी, बहुत अच्छा एजुकेशन दे पाएगी। दैट मीन्स कि जीडीपी इज एन इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। हाउएवर, मैंने जो बताया कि इनइक्वालिटी बहुत बड़ी हो सकती है, ठीक है, कि 10% के पास 90% है इनकम, एंड 90% के पास 10% है। तो डायरेक्टली क्या ये वेलफेयर को बता रहा है? नहीं बता रहा। बट क्या ये इंडिकेट कर रहा है वेलफेयर की तरफ? तो बिल्कुल कर रहा है। इंडिकेट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। क्यों? क्योंकि पाई बड़ी होगी, तो मोस्ट प्रोबेबली पाई बड़ी होगी तो गवर्नमेंट जो है ज्यादा से ज्यादा खर्चा भी करेगी, ठीक है। हाउएवर डायरेक्टली जो है वो एक इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि वेलफेयर के इंडिकेटर के लिए ना बहुत सारी और चीजें देखनी होती है। पर कैपिटा इनकम का क्या स्टेटस है, हेल्थ का क्या स्टेटस है। अब जीडीपी बस बताता है कि मॉनेटरी वैल्यू क्या है। वो बस कह रहा है कि कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ और उसका प्राइस क्या था। ये बता ही नहीं रहा कि उसके आपका हेल्थ कैसा है, आपको एजुकेशन कैसा मिला। क्या ये सब चीज जीडीपी बता रहा है? क्या नहीं है। देयरफॉर इज जीडीपी अ मेजर ऑफ वेलफेयर? नो। बट इज इट एन इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर? डेफिनेटली इट इज एन इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। तो हायर इनकम जनरली इंप्रूव्स द मटेरियल वेलबींग। बिल्कुल, ज्यादा इनकम है अगर तो ज्यादा से ज्यादा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज हुआ है, ज्यादा से ज्यादा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज हुआ है, तो फैक्टर इनकम मेरे आपके पास आ रहा है, हाउस होल्ड के पास। ज्यादा से ज्यादा फैक्टर इनकम, मेरी कमाई आपकी कमाई ज्यादा हो रही, तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग कार खरीदेंगे, फ्रिज खरीदेंगे, एवरीथिंग। देयरफॉर यस, hence GDP is often used as an indicator। जो मैं तेरे से समझा रहा हूँ इंडिकेटर वर्सेस मेजर के बारे में, नॉट अ परफेक्ट मेजर ऑफ द वेलफेयर। व्हाई सो? क्यों? बिकॉज जीडीपी के कुछ लिमिटेशंस है, उस उन लिमिटेशंस को हम लोग देख रहे हैं। ओके, तो हम लोग इसमें, ओके, यस, ओके, यहाँ पे देख लेते हैं। क्यों?
अब जीडीपी का प्रॉब्लम क्या है, जीडीपी के साथ चैलेंजेस क्या है, यही तो बात कर रहे हैं ना हम लोग। चैलेंजेस क्या है, जीडीपी क्यों, चैलेंजेस का क्या मतलब, व्हाई इट इज नॉट अ डायरेक्ट मेजर ऑफ वेलफेयर। वेलफेयर का मेजर क्या है, चैलेंजेस यहीं से जो है निकल करके आ रहा है। ओके, क्यों, क्योंकि जीडीपी इज अबाउट व्हाट, इट इज अबाउट मॉनेटरी वैल्यू, इट इज अबाउट व्हाट, मॉनेटरी वैल्यू। तो जिस चीज की मॉनेटरी वैल्यू लगा ही नहीं सकते, दैट इज केयर इकोनॉमी। केयर इकोनॉमी, इसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं लगाई जा रही है। जो मदर कुक्स फॉर यू, आपकी माँ आपके लिए कुक करती है, ठीक है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू लगाई जा सकती है, नहीं लगाई जा सकती है। ओके, तो जिसकी मॉनेटरी वैल्यू ही नहीं लगाई जा सकती है, तो उसके कारण उसका क्या क्या हम लोग उसको जीडीपी में ऐड कर पाएंगे, नहीं। तो इसका क्या मतलब कि केयर इकोनॉमी क्या हो रहा है, वो जीडीपी को डिप्रिशिएट कर रहा है, वो जीडीपी को क्या कर रहा है, अंडर वैल्यू कर रहा है। एक्चुअल में जीडीपी का फिगर अगर केयर इकोनॉमी को भी ऐड करते तो और ज्यादा दिखता, बट वो क्यों नहीं दिख पा रहा है, क्योंकि हम लोग उसको मॉनेटरी टर्म्स में उसको कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है जीडीपी के साथ, कि केयर इकोनॉमी को वो इंट्रोड्यूस नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि उसका मॉनेटरी वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है। ओके, मॉनेटरी वैल्यू लेट्स सपोज कि किसी चीज की निकाली जा भी सकती है, लेट्स सपोज कि मॉनेटरी वैल्यू निकाली जा सकती है, बट गवर्नमेंट उसको ट्रैक करेगी तब ना। हम लोग जो सेकंड लेक्चर में बात कर रहे थे कि एमसीए 21 के डेटाबेस से, एमसीए 21 के डेटाबेस से गवर्नमेंट जीडीपी का फिगर निकालती है। एमसीए 2021 में जो है ऑलमोस्ट 2 लाख 15 लाख शायद कंपनी है, 15 लाख कंपनी है जो बस रजिस्टर्ड है, और वो अपना जो है पूरा एनुअल स्टेटमेंट दे रही है, और उससे गवर्नमेंट आउटपुट माइनस इनपुट ग्रॉस वैल्यू मेथड से, एडेड मेथड से जो है पूरा का पूरा जीडीपी कैलकुलेट कर रही है। कंपनी एक्चुअल में कितनी है, 15 लाख ही है क्या, 10 करोड़ कंपनी होगी कंट्री में, ठीक है, 10 करोड़ कंपनी होगी, नहीं भी होगी तो 2 से 3 करोड़ कंपनी होगी। उसमें से कितने लोग, कितनी कंपनी रजिस्टर्ड एमसीए 21 पे, 15 लैक्स। अच्छा, तो बाद बाकी को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं। जो एक्स्ट्रा कंपनी है ना, उसको हम लोग इस 15 लाख के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, एंड देन जीडीपी को एक्स्ट्रापोलेट करते हैं। तो एक तो एक्स्ट्रापोलेशन का भी प्रॉब्लम है जीडीपी में, एग्जैक्ट चीज नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली डिफिकल्टी है कि 2 करोड़ कंपनी के सारे डेटा को समझना, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि ठीक है, एमसीए 21 का डेटा बेटा था, मॉनेटरी वैल्यू भी है, बट कुछ चीजें हैं जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है ही नहीं, यहाँ भी नहीं है। एमसीए 21 में 15 लाख की कंपनी प्लस उसके बाद जो बची कंपनी उसको एक्स्ट्रापोलेट किया जा रहा है, वो भी नहीं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक इकोनॉमी। ब्लैक इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जिसका पैसा गवर्नमेंट के ट्रैक में नहीं है। जब गवर्नमेंट ट्रैक ही नहीं कर रही है, तो क्या वो जीडीपी के कैलकुलेशन में ला पाएगी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, एंड उसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है। पैरेलल इकोनॉमी, ब्लैक इकोनॉमी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है, उस इकोनॉमी में बहुत पैसा है। जितनी रियल एस्टेट में आपको बहुत सारा पैसा दिखेगा, रियल एस्टेट में जो खरीदा जा रहा है सब कुछ, ठीक है, तो 1 करोड़ का घर खरीदा है, एक्चुअल में घर 1 करोड़ का है, बट जो पेपर से उस पर बोला जाता है कि बस 10 लाख लिख के दे दो। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है कि भाई जो 10 लाख का ही जो है गुड जो है प्रोड्यूस हुआ है, लेट्स सपोज बिल्डिंग को गुड कंसिडर करते हैं, तो 10 लाख का गुड प्रोड्यूस हुआ, बट एक्चुअल में कितने का गुड प्रोड्यूस हुआ था, 1 करोड़ का हुआ था। 90 लैक्स जो है यहाँ पे, 90 लैक्स जो है वो यहाँ पे वेस्ट जा रहा है, ठीक है, तो वो भी अंडर वैल्यू कर रहा है एक तरीके से। तो ब्लैक इकोनॉमी एक प्रॉब्लम है। ओके, और और क्या प्रॉब्लम है इसमें, कि एक बहुत मेजर चीज है कि जीडीपी एक्सटर्नैलिटी को इंक्लूड नहीं करती है। जीडीपी बस एक मटेरियल चीज को डील करती है कि अब लेट्स सपोज एक्सटर्नैलिटी क्या होता है। एक्सटर्नैलिटी है कि किसी चीज के ऊपर, किसी चीज के प्रोडक्शन में, वेदर गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में कुछ खर्चा किया गया, कुछ खर्च किया गया। इस खर्च करने का मल्टीपल जो है चीजें निकल करके आ सकती हैं, कि ठीक है, खर्चा तो बस एक आप इस टर्म में दे सकते हो। तो लेट्स सपोज कि खर्च किस चीज के ऊपर किया गया, एजुकेशन की सर्विस पे किया गया। एजुकेशन की सर्विस को बस आप मॉनेटरी टर्म्स में देख रहे हो कि 2% ऑफ द जीडीपी इस टाइप का। लेट्स सपोज कि एक कंपनी थी, वो एजुकेशन सर्विस दे रही है, वो कितने रुपए का दे रही है, तो लेट्स सपोज कि वो जो है वो 10,000 करोड़ का सर्विस देती है, 10,000 करोड़ का। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो एजुकेशन सर्विस वाले को 10,000 करोड़ का दे रही है, ठीक है, जीडीपी में कितना इंक्लूड हो रहा है, 10,000 करोड़। बट एजुकेशन का मल्टीपल बेनिफिट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, ठीक है। एक एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, एजुकेशन 10,000 करोड़ का दिया जा रहा था लेट्स सपोज इकोनॉमी में, बट एजुकेशन इतने अच्छे से दिया गया ना कि सबकी मोरल वैल्यूज बहुत अच्छी हुई। मोरल वैल्यूज जब किसी कंट्री में बहुत अच्छी होती है, तो उस कंट्री में ब्यूरोक्रेसी के ऊपर खर्चा बहुत कम होता है।
मोरल वैल्यूज अच्छी है तो कोर्ट एंड जजेस की जरूरत ही नहीं है। एक बहुत अच्छा सेइंग है, इट इज परहैप्स सेड बाय द प्लेटो, एंड ही सेड कि बहुत अच्छे से बोला गया है कि किसी भी कंट्री में आई एम फॉरगेटिंग इट, इट सेज दैट कि गुड पीपल विल नॉट नीड लॉ एंड बैड पीपल विल ऑलवेज फाइंड वे अराउंड लॉ। कि अगर लोग अच्छे हैं ना तो लॉ की तो फिर जरूरत ही नहीं है, प्लेटो कहता है। एंड अगर लोग अच्छे नहीं है ना तो वो अपना दे विल फाइंड अ वे अराउंड लॉज, ठीक है। तो अगर मोरल, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो एजुकेशन सर्विस है वो 10,000 करोड़ की थी, माना, बट उससे जो मोरल वैल्यूज डेवलप हुआ उसके कारण ये है कि कोर्ट कचहरी का खर्चा बहुत कम हुआ है, ब्यूरोक्रेसी का खर्चा बहुत कम हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर पे खर्चा बहुत कम हो रहा है, पुलिसिंग वुलिसिंग पे खर्चा बहुत कम हो रहा है। अगर खर्च बहुत कम हो रहा है तो वो जो इनकम है, वो जो सेव हुआ कंट्री का, वो अच्छी चीजों में जाएगा। क्या इस मॉरल वैल्यू को, जो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है, जो कि एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है किस चीज की है, वो एजुकेशन सर्विस की है। तो आपने एजुकेशन सर्विस का तो वैल्यू लगा लिया कि लेट्स सपोज कि इट इज $10,000 और समथिंग, ठीक है। बट मोरल वैल्यू का लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे। देयरफॉर ये भी क्या, एक अंडर एप्रिसिएशन है। इसका एक अपोजिट एग्जांपल भी है कि लेट्स सपोज कि एक कंपनी है जो कि सिगरेट्स बनाती है, ठीक है। तो सिगरेट्स लेट्स सपोज कि कितने का बना है इकोनॉमी में, तो 1 लाख करोड़ का बना है, बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है, लेट्स सपोज कि 1 लाख करोड़ का बना है। ये क्या होगा, ये तो आपने जीडीपी में गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स प्रोड्यूस में डाल दिया। बट इस सिगरेट के कारण क्या हो रहा है, बहुत सारा हेल्थ इश्यूज आ रहा है, बहुत सारा हेल्थ इश्यूज है, कैंसर के इश्यूज है। ये कैंसर का बर्डन कहाँ पे आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे आ रहा है या फिर किसी भी हॉस्पिटल पे आ रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये एक एक्सपेंडिचर है। लेट्स सपोज कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे आ रहा है, तो ये एक्सपेंडिचर किसका है, गवर्नमेंट का है। तो आपने जीडीपी में बस इस यहां तक आकर के आप रुक गए कि सिगरेट जो है उसको 1 लाख करोड़ रुपीज का उसके ऊपर खर्चा है। बट उसके चक्कर में जो गवर्नमेंट का एक्स्ट्रा खर्चा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको इसको क्या जीडीपी में इंक्लूड किया गया है, नहीं किया गया है। देयरफॉर इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो बेकार टाइप का खर्च जो किसी चीज के प्रोड्यूस होने से हो रहा है, उसको क्या कहते हैं, निगेटिव एक्सटर्नैलिटी। एक माइनिंग कंपनी अगर 10,000 करोड़ का कॉपर माइन करती है, तो माइनिंग तक तो 10,000 करोड़ को हम लोग जीडीपी में ले लेंगे। बट इस माइनिंग के कारण जो इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, इन्वायरमेंट जो डिग्रेड हो रहा है, उसको क्या हम लोग इंक्लूड कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारा प्रॉब्लम है, ओके। और हम लोगों ने क्या बात किया था कि MCA 21 में सारा डेटाबेस में है नहीं, ठीक है, 15 लाख की कंपनी है। क्यों, वो फॉर्मल कंपनीज है जो रजिस्टर्ड है। तो व्हाट अबाउट द इनफॉर्मल कंपनीज, इनफॉर्मल कंपनीज जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसको कैसे करते हैं हम लोग, थोड़ा जो है वो एस्टिमेट करते हैं, फॉर्मल फॉर्मल के ही डेटा से इनफॉर्मल को जो है एस्टिमेट किया जाता है। तो एक एस्टिमेशन एंड गेस चीज आ गया, ये एक्चुअल चीज तो है नहीं, ओके। तो ये है, और हम लोग देख लेते हैं कि कुछ छूटा तो नहीं है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो हम लोग स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, पाई की बात कर रहे थे, कि जीडीपी एग्रीगेट की बात करता है, वो नहीं बताता है कि इस इंडिविजुअल के पास क्या है, इस इंडिविजुअल के पास क्या है, इस इंडिविजुअल के पास क्या है, ओके। ओके, नॉन मॉनेटरी एक्टिविटीज की हम लोगों ने बात की, केयर इकोनॉमी की जो बात कर रहे थे, बार्टर एक्सचेंज, हाँ ठीक है। एक मॉनेटरी वैल्यू, जीडीपी इज अबाउट व्हाट, कि मॉनेटरी वैल्यू को हम लोग इसमें कैलकुलेट करते थे जिस चीजों में मनी इन्वॉल्व ही नहीं है, उसकी भी बात की थी। उसमें एक और चीज क्या हो जाएगा, बार्टर एक्सचेंज, ठीक है। विदाउट मनी अगर किसी चीज को एक्सचेंज किया जाए, गुड्स को, कि आपने किसी को राइस दिया, उसने आपको पोटैटो दिया, आपने राइस दिया, 1 kg राइस दिया, उसने आपको 1 kg पोटैटो दिया, ठीक है। मॉनेटरी चीजों को, मनी को आपने बीच में इन्वॉल्व ही नहीं किया। जब मनी को ही इन्वॉल्व नहीं किया तो क्या होगा, वो चीज को काउंट नहीं किया जा सकेगा जीडीपी में। एक्सटर्नलिटी की बात की हम लोगों ने, दोनों नेगेटिव एक्सटर्नलिटी एंड पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी दोनों की बात की, ओके। सो यस, यही है। एंड कुछ और तो नहीं छूटा है, ओके। तो हम लोग जैसे बात कर रहे थे ना कि एक चीज देख लेते हैं, ओके। ओके, और कुछ कुछ चीजें हमको देख लेते हैं। जब हम लोग बात कर रहे थे कि जीडीपी इज व्हाट, जीडीपी इज एन इंडिकेटर नॉट अ मेजर, जीडीपी इज इंडिकेटर नॉट मेजर ऑफ
वेलफेयर। तो मेजर कैसे करते हैं, फिर वेलफेयर को कैसे मेजर करते हैं, तो जीडीपी से ऑल्टरनेट कुछ कुछ चीजें निकाल करके लाते हैं, कुछ ऑल्टरनेटिव इंडिकेटर्स लेकर के आते हैं जो कि जीडीपी को अच्छे से मेजर कर पाते हैं, जैसे इनइक्वालिटी एडजस्टेड एचडीआई होता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, ठीक है, और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स है। हम लोग जब सोशल डेवलपमेंट टाइप का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें इन मेजर्स को अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अलावा एक टर्म जो न्यूज में रहता है दैट इज ग्रीन जीडीपी का रहता है। ओके, ग्रीन जीडीपी क्या होता है कि जो भी जीडीपी है ना, माइनस आप कर दो इन्वायरमेंटल कॉस्ट, जो आपको जीडीपी को प्रोड्यूस करने में, जीडीपी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में इन्वायरमेंट का जो डिग्रेडेशन है ना, उसको हम लोग माइनस कर देते हैं। इन्वायरमेंट का कॉस्ट किस किस तरीके का हो सकता है, एक तो इन्वायरमेंट का कॉस्ट हो सकता है कि आपने पोल्यूशन वोल्यूशन किया किसी गुड्स, लेट्स सपोज हम लोग माइनिंग की बात कर रहे थे, ठीक है, तो माइनिंग क्या जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, बट वो पॉल्यूशन भी करता है। पॉल्यूशन का जो है एक वैल्यू होगा कुछ तो, जो कि वो जो इन्वायरमेंट है उसको डिग्रेड कर रहा होगा, तो एक तो पॉल्यूशन है, प्लस क्या है नेचुरल रिसोर्स जो है ना उसका डिप्लीशन हो रहा है। कितने का नेचुरल रिसोर्स डिप्लीट हुआ है उस गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में। तो जब हम लोग ग्रीन जीडीपी कहते हैं तो उसका मतलब जीडीपी माइनस एनवायरमेंटल कॉस्ट को लेकर के आते हैं। ओके ओके, ठीक है, और हम लोगों ने बात बाकी तो पढ़ ही लिया है, ठीक है। ओके, नथिंग इज लेफ्ट, नेशनल इनकम हमारा खत्म हो चुका है। ओके, 3 लेक्चर्स हम लोगों ने लिया बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, एंड जो एनसीईआरटी है वो तो इसको 24-25 पेजेस में एक्सप्लेन करती है, एंड वो काफी कॉम्प्लेक्स तरीके से एक्सप्लेन करती है, ठीक है। मैंने ट्राई किया है कि इसको और सिंपल तरीके से बताया जा सके। 3 लेक्चर्स में कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट हम लोग चैप्टर 3 जो है मनी एंड बैंकिंग का चैप्टर स्टार्ट होगा। उसमें हम लोग सबसे पहले मनी पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट एंड लाइक वेरी कंसेप्चुअल। अगर आप ऊपर से पढ़ोगे तो कुछ भी मतलब नहीं है, वेरी कंसेप्चुअल। ओके, मनी मनी के चैप्टर में तो हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। आई होप आपको मजा आया होगा। थैंक यू, कीप लर्निंग एंड लेट्स क्रैक इट।